मैंने पढ़ा ही नहीं थर्ड। हाँ और इसे भी कर सकते हैं वैसे। एनर्जी 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 एनर्जी, ठीक है। हाँ। क्या था, चिपका हुआ रखा था, कोलाइड किया, क्या हुआ इसमें? पहले से चिपका हुआ था स्प्रिंग के साथ, इनके साथ एक मास चिपका हुआ है, दूसरा टिका हुआ है। कांटेक्ट ब्रेक हो गया, ओके ठीक, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, चलो। हाँ तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे ये है, ये अगर वेलोसिटी v नॉट से ऑक्सीलेट कर रहा है ना, अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनी थी बहुत सारी हमारी, कि हमने एक मास इसके ऊपर रख दिया, या हमने ऐसा किया कि एक मास इससे कोलाइड कर जाए। ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं, हाँ। है ना। इन सभी क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है कि जस्ट बिफोर इंपैक्ट और जस्ट आफ्टर इंपैक्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा कोलिजन वाले केस में। तो अगर क्वेश्चन ये होता इसमें कि ये ऐसे जा रहा था और इसको एक पार्टिकल यहां मिला a/2 पे, अब पूछा होता नया एम्पलीट्यूड क्या है, ये मेन पोजीशन, न्यू एम्पलीट्यूड, और ये ओमेगा इसका आंसर था। तो क्या करेंगे हम? कोलिजन कैसे माना? हाँ, कोलिजन इनलास्टिक, स्टिक कर गए, इनलास्टिक क्या, चिपक गए। चिपक गए तो ये मास के पास एक कॉमन वेलोसिटी आएगी, और कितनी? ओमेगा ए बाय रूट 3 प्लस √3/2। है। अच्छा ठीक है। हाँ ये चला, हाँ 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 ओमेगा ए वाला। √3/2 और उसका भी अपॉन 2, हाँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो a/2 ही रहेगा। तो नया हाफ के a डैश स्क्वायर, हाफ के a/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हाफ तो बदल जाएगा सर, क्या, के भी तो बदलेगा। के क्यों बदलेगा यार, स्प्रिंग तो वही है ना। एम, अच्छा सॉरी मैं ओमेगा लेके चल रहा था, सॉरी। बाय 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात, ये ओमेगा नॉट पिछला वाला है, √k बाय। एक अप्रोच तो ये है, a डैश निकल हाँ। आएगा। हाँ मेरे हिसाब से बेहतर अप्रोच ये होती कि जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा बिना, जस्ट बिफोर कॉलिजन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी u बाय पोटेंशियल एनर्जी u/4 है, काइनेटिक एनर्जी 3u/4 है। हाँ आइडेंटिकल मास के साथ कॉलिजन हुआ तो आधा लॉस हो जाएगा, नहीं चल रहा है। आप रिलेटिव का स्क्वायर से। हाँ हाँ, हाफ रिड्यूस मास भी रिलेटिव स्क्वायर से, रिड्यूस मास m/2 होगा ना, तो आधी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी। तो हाँ काइनेटिक एनर्जी 3u/8 बचेगी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 5u/8। 5u/8। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? √5/8 ही। क्यों? क्योंकि k तो सेम है, तो हाफ के स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं, ये नया एम्पलीट्यूड आएगा। पक्का समझ गए? हाँ ठीक। तो ये अप्रोच काफी अच्छी होती है, एनर्जी वाली अप्रोच, ठीक है। तो एनर्जी वाली अप्रोच में ही हम ये कह सकते हैं कि ये अगर v नॉट से जा रहा था, अगर यही घटना एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने एक मास रख दिया होता स्मॉल m, तो नया एम्पलीट्यूड कितना आता? a ही रहता। सोचो, ये हम लॉजिकली कह सकते हैं, कैसे, कि अगर हम इस केस की बात करें, केस 1, तो एम्पलीट्यूड a ही रहेगा, क्योंकि इनलास्टिक कोलिजन है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, तो लॉस है ही नहीं। हाँ लॉस। लेकिन यहां जरूर लॉस हुआ है, और कितने का? हाफ m/v0² का m बाय रिड्यूस मास। समझ गए? एक बार Yes, क्या बोला आपने? सेकंड वाले केस में लॉस होगा अगर मेन पोजीशन पे हमने मास चिपका दिया होगा तो। समझ गए। समझ गए? और लॉस कितना होगा? रिड्यूस मास mm/m+m बाय m², ये होगा। और लॉस हो जाएगा हाफ m/m+m, ये कॉमन लें, ऐसे कुछ, तो ये फैक्टर मिल गया लॉस का, तो नया एम्पलीट्यूड a टाइम्स दैट फैक्टर। समझ गए? तो एनर्जी वाला बढ़िया तरीका है कि एनर्जी से कर लो कि कितना लॉस हुआ है, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। लॉस होने के बाद क्या किया था अपन ने? एनर्जी कंजर्व कर दी, हाफ के स्क्वायर।
के अच्छा, सेम ठीक। था ना, हाँ ठीक है। के बदल रहा हो तो उसका फिर ध्यान रखेंगे। के हाँ। बदलने वाला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे था, ये ए नॉट ओमेगा ए नॉट से पीछे जा रहा था और अचानक से एक स्प्रिंग इधर आ गई, तो जब ये वापस यहां आएगा तो उस समय उसका ये तो ओमेगा ए नॉट ही रहेगा, लेकिन के हमारा के से 2k हो जाएगा। यस सर। या समझ पाता, पहले लेफ्ट जा रहा था, लेफ्ट में पूरा राउंड लगाएगा ए का, लेकिन राइट साइड में राउंड लगाएगा ए बाय रूट 2 का। ठीक है, हाँ क्या पूछेंगे? ठीक है। तो यहाँ के इक्विवेलेंट यहाँ के इक्विवेलेंट के था। हाँ तो बस ध्यान रखना है बिफोर कॉलिजन क्या हुआ, आफ्टर कॉलिजन या एटसेट्रा जो भी। सर लेफ्ट में ए का और राइट में ए बाय रूट 2 ये थोड़ा मुझे ना क्यों? एक स्प्रिंग एक ही तरफ काम कर रही है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है। अच्छा जब ये इधर जाएगा तो एक ही के होगी, राइट साइड 2k हो जाएगा। हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर बराबर हाफ इनटू 2k एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी तो टोटल सेम ही है ना। अब आ जाओ अगले डिस्कशन पे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हाँ हो गया। यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चिल है। हो गया। कौन सा? चेन्नई। मास इज रिलीज व्हेन y इक्वल टू 0, द मैक्सिमम वेलोसिटी y क्या है? नेचुरल लेंथ। हाइट है। तो नेचुरल लेंथ है, यहाँ वेलोसिटी 0 से हमने रिलीज किया। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जितना ऊपर उतना नीचे यही बनेगा। अगर जी बाई का एक्सटेंशन है, ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन g, यहाँ एक्सेलरेशन g, यहाँ ओमेगा a और एम्पलीट्यूड ही mg by k। Due to air resistance, mass settles down into an equilibrium position by equilibrium mechanical energy loss। तो obviously अभी ये इधर ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसके पास ऑक्सीलेशन एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड mg by k का होल स्क्वायर है, और वो पूरी लूज हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो यही आंसर है। समझ गए कि मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही हमने सॉल्व कर दिया कि टोटल एनर्जी ऑक्सीलेशन वाली लूज हो गई। ठीक है, और उसका माइनस कर देते हैं। एक ही बात है, कर सकते हो कि यहां से यहां वेलोसिटी 0 थी, अब भी वेलोसिटी 0 है फाइनली। तो ग्रेविटी ने तो वर्क किया है, स्प्रिंग ने भी किया है, ये हाफ mv स्क्वायर में जाना चाहिए लेकिन वो 0 है, तो ये आंसर आ गया। तो यही वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। चिल है। 7878 7th का दिल्ली नहीं आ रहा था। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ex स्क्वायर और bv स्क्वायर। x पोजीशन कंपेयर कर लो, ये तो यार हाँ एक 2 आ रहा था, माइनस का 2ax by भी आ रहा था। हाफ kx स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। अरे सर सॉरी, मैं यहाँ बोल रहा था कि Derivate कर दिया। कांस्टेंट है कि नहीं, मैं गलत ले गया सी को। E कांस्टेंट है, अंडरस्टूड है, कांस्टेंट है। हाँ वही मैं गलत ले गया। तो k की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2a, m की वैल्यू 2b। ठीक है, सर वैसे ये कैसे पता पड़ा था कि एसएचएम हो रहा है, मतलब ई कांस्टेंट क्यों माना था? मान लिया अपन ने, एसएचएम का टॉपिक ही एसएचएम है, ऑप्शन भी एसएचएम वाले हैं, इसलिए हमने मान लिया। इसलिए मैंने ई कांस्टेंट है बिल्कुल, वो टॉपिक था इसलिए हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ये माना हमने। मान के आया था। चलो मासेस ये आ गए, के आ गया, और अब एम्पलीट्यूड की बात करें तो हाफ के स्क्वायर ही ई है जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब v की वैल्यू v मैक्स होगी तो हाफ m v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e। तो मिल गए सब। तो एम्पलीट्यूड आया 2e बाय k, और k की वैल्यू ये अंडर रूट e बाय a। मैक्सिमम वेलोसिटी e बाय b, x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्सीलरेशन एट एनी पोजीशन अंडर रूट के, चारों है। तो दिल्ली एक kx by m करेंगे ना, डेरिवेट करके kx by m अच्छा ये आएगा, तो 2a by 2b। डेरिवेट करके सी कर देते हैं। हाँ
कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन 8, ओके इसका आंसर क्या elevator starts accelerating. Okay, elevator starts accelerating up with acceleration a. Okay, initially natural length है, तो एलिवेटर के फ्रेम में इसको स्टॉप करो, ये नेचुरल लेंथ है, इस पे एक ma फोर्स लग रहा है, तो सेम वही क्वेश्चन हो गया। अभी वेलोसिटी 0 है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, mg नहीं लगे पहले mg लग रहा था, Initially equilibrium mg में। भी है, ग्रेविटी भी, हाँ, तो gravity ma प्लस g मान लो ना। हाँ। इनिशियली mg लग रहा था, इनिशियल पहले नेचुरल नहीं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में। ओके ओके, फर्क नहीं पड़ता, मेरे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता वैसे, उससे हाँ शिफ्ट आंसर पे फर्क नहीं पड़ता वैसे। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियली क्या है, ये नेचुरल लेंथ है, वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे एक्सटेंशन mg बाय k है, लेकिन अब एक फोर्स और लगने लग गया है ma। यस सर। तो अब जो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन सोच रहे थे, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी ma बाय k नीचे, और वेलोसिटी 0, और यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, तो 0 से मैक्सिमम के बीच में ही कहीं एक्सट्रीम पोजीशन ये बनेगी, सोचो, और ये डिस्प्लेसमेंट वापस से कितना हो जाएगा, ma by k। और एम्पलीट्यूड आ mg जाएगा। को कांस्टेंट फॉर्म में आ सकते हैं ना। हाँ, mg का इफेक्ट इनिशियल एक्सटेंशन में चला गया, यस अब जो फर्दर एक्सटेंशन आया वो ma की वजह से, हाँ, ठीक है। तो क्या करो, इनिशियल ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, कैसे पता चला, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। ये मीन पोजीशन है, कैसे पता चला, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा तो अंडर रूट k बाय m ही आएगा, कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, तो v max मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये, एम्पलीट्यूड ma बाय k, मैक्सिमम स्पीड ma बाय k, यही आएगा, है ना। आ गया समझ में? सर अगर वो ये लाइन नहीं लिखते, कंसीडर ऑल ऑप्शन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द एलिवेटर, तो क्या अंतर आ जाता आंसर्स में हमारे? ये सिर्फ लास्ट वाले में आंसर में अंतर आता, बस ए भी तो हम अब भी कह सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड हम डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि एलिवेटर के पास भी स्पीड होगी कुछ, अच्छा ठीक है ना, टाइम देना पड़ता है उसके लिए। और अरे सीधे हो जाता, इसकी वेलोसिटी हम लिखते 0 से चालू कर रहा है, हाँ तो वेलोसिटी आएगी v max cos ओमेगा t डाउनवर्ड, ये चला, ये हाँ। मैंने डायरेक्ट कैसे कह दिया, नहीं वेलोसिटी 0 से चालू करें, सॉरी, साइन ओमेगा, साइन ओमेगा t डाउनवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में एलिवेटर की जुड़ जाएगी, हाफ और it is एलिवेटर की वेक्टर खेलते वेलोसिटी फिर। gt आएगी, हाँ ये बना, हाँ आया समझ में? हाँ सर। और ये फंक्शन तो कुछ और बन गया ना, ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पे होगी ना फिर। हाँ सर बिल्कुल। चलो, तरीका समझ में आया? स्टॉप करो और एलिवेटर के फ्रेम में ये SHM करेगा, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चल रहा है। 9 में एनर्जी वाले की थोड़ा एक्सप्लेन कर Three दीजिए। simple harmonic motion in same direction having amplitude a and period r superimposed. Phase difference एक का, अरे ये तो ऐसा है सीधे a इक्विवेलेंट क्यों नहीं चेंज हुआ? a net निकाल दो, मतलब के चेंज क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? ये एम्पलीट्यूड का तो समझ में आ गया, लेकिन सेम टाइम पीरियड लिखा है, सेम टाइम पीरियड, फिगर्स लगा ही नहीं पाते वरना नहीं मैं ओमेगा ये नहीं अलग पूछ होता रहा, जैसे अपन में इक्विवेलेंट लिखूं, जैसे इन सबका एम्पलीट्यूड का कुछ सेम इक्विवेलेंट टाइम पीरियड लिखा है, फेजर लगा दिए हमने। हाँ फेजर तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सर के में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के इक्विवेलेंट नहीं आएगा कोई? ये क्या चीज होती है के इक्विवेलेंट? यहाँ बार बार क्या आ रहा है? ये के क्या है, ओमेगा आएगा ना। जैसे हमने एम्पलीट्यूड नेट निकाल लिया, जैसे ये सब सॉल्व करके, तो अगर हमने मान चलो कोई एनर्जी कंजर्व करनी हो, तो हम नॉर्मल हाफ के का इस्तेमाल करेंगे सबके लिए। के क्या है, फोर्स तो के तो सेम रहेगा ना, के बाय एम तो सेम है ना ओमेगा, तभी तो हम फेजर लगा पा रहे हैं।
हाँ मतलब हाँ वो चेन्नई वाला ऑप्शन इसी से आ रहा था कि वो के मान ले तो के तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है। ठीक है, तो अलग अलग एक एसएचएम की एनर्जी, हर एसएचएम की एनर्जी हाफ के स्क्वायर थी, लेकिन इंडिविजुअली एनर्जी हाफ के ए नेट का होल स्क्वायर। बस तो कंपेयर कर लो। सर तीनों सुपर इम्पोज किए थे सर, खाली मास एम पे किए होंगे, थीम पे मुझे लगा था थीम पे करे होंगे। नहीं, एक मास एम है, पहले एक एसएचएम कर रहा है, ये वन मोशन है, उसी मास को दूसरा ये सेकंड मोशन, उसी मास को तीसरा ये थर्ड मोशन। अब तीनों के मोशन को सुपर इम्पोज किया, मतलब उनके फंक्शंस को सुपर इम्पोज किया है। समझिए। अगर सर के डिफरेंट होता तो फिर हम फेदर नहीं लगा पाते ना। फेजर ही नहीं लगा पाते ना फिर। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन 10। इसका चेन्नई और दिल्ली वाले नहीं होते। हाँ तो चेन्नई दिल्ली नहीं है, नहीं अगर Particle undergoes display in 1 Agra second, नहीं आ t रहा equal to 0. Particle was located at either extreme or mean position. The time period of SHM can be displacement a by 2 in 1 second. Okay, तो हमें केस सोचने पड़ेंगे कि यहां से अगर ये a by 2 इधर गया, एक केस, दूसरा केस, इसके भी दो केस हैं, और a by 2 हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, तो पॉजिटिव के दो केस लिए हमने। सर वही पूछ रहे थे, इसमें साइन भी मैटर करता है अगर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे रुको तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा है, तो एक तीसरा केस ये हो गया, ये तीसरा केस। हाँ, समझ में आया? हाँ नहीं, क्योंकि ओरिजिन पे होने के तीन तरीके हैं यही डिस्प्लेसमेंट लेने के, वैसे तो इनफाइनाइट तरीके हैं। हाँ ठीक है, कम होता जा रहा था। हाँ ये तीसरा वाला केस नहीं लिया। बेहतर है हम मैथ से कर लें कि t इक्वल टू 0 पे अगर मेन पोजीशन पे है तो x की वैल्यू प्लस माइनस a साइन ओमेगा t है ना। अब t इक्वल टू 1 सेकंड पे x की वैल्यू a बाय 2 है, ओमेगा 2 पाई बाय t लिख सकते हैं, इंटू टी, t की वैल्यू 1 है, ठीक है, t की वैल्यू 1। अब a में प्लस माइनस a बाय 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस माइनस इधर ले लूं, तो साइन 2 पाई बाय t का मॉड 1 है, 1/2। तो इससे हम कह सकते हैं 2 पाई बाय t इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। आया समझ में? जी सर, आ गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड t की वैल्यू मिल गई, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया t के। हाँ हाँ सही। ठीक है, तो अब इनमें से एक, ये तो एक केस आया, n की वैल्यू बदलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरा आया a cos ओमेगा t लेते या माइनस a cos ओमेगा t लेते, क्योंकि हमें नहीं पता ये किस तरफ है, इसको भी प्लस माइनस, इसको भी a बाय 2 लिखते, तो cos ओमेगा t का मॉड प्लस माइनस सॉरी a बाय 2, तो cos 2 पाई बाय t इसकी वैल्यू प्लस माइनस a बाय 2, तो 2 पाई बाय t इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 ना, एन पाई नहीं है कुछ। n पाई आएगा, n पाई आएगा ना, n मॉड पाई है ना, आएगा। मॉड cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ना। ठीक। समझ गए? अब ये ऑप्शन से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है? इसमें ये पूछना था, अगर इन्होंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है प्लस का मतलब a बाय 2 लिख दिया, तो प्लस ही प्लस माइनस साइन कंसीडर करना है सर? नहीं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेना, वैसे Positive करते वाले- तो इस क्वेश्चन में फर्क पड़ता नहीं, वैसे जनरली उन्होंने बोल दिया कंसीडर ऑल केसेस, बोल तो दिया है। नहीं ऑल केसेस तो ये केसेस हैं कि मीन पोजीशन पे कहाँ कहाँ जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसीलिए वो साइन के साथ हम लेंगे प्लस, ठीक है। तो ये आंसर थे 4, मतलब ये एक इनफाइनाइट आंसर है। अब इनमें से ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलो ई की वैल्यू मैं रिकमेंड करूंगा सीधे छापो और एन देख लो इंटीजर आ रहा है कि नहीं। सही बात है। मैंने फेदर वाला मेथड किया था, वो गोला नहीं बना लेता।
फिगर बना के भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन फिगर में तुम्हें वो केस ऐसे की ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आ हाँ गया सोचना तो पड़ रहे थे। समझ गए ना ये, जैसे या हाँ 2 आ गया राउंड वो। लगाया और फिर आ गया तो हाँ मैथमेटिकली करोगे तो सब अपने आप इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ मैंने पहले भी कहा था एसएचएम में मैथमेटिकली करने का, याद करो। मैंने कहा था एक इक्वेशन दे रखी है कुछ, a sin 2π/6t + π/4, एक की इक्वेशन a sin π/4t + π/2π/3। अब पूछा होता x1 x2 कब बराबर होंगे, या हाँ। फेज डिफरेंस इनका 2π हो जाएगा। अगला ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। अगला ही है, याद है। तो इनमें मैंने कहा था मैथ से करो। यस सर। Are performing on a आसान straight था। line with same फिर नहीं बता amplitude same at a is extreme left extreme, तो x1 a का is equal to a sin omega t plus 3π/2. 3π/2. b is a/2 mean to the right mean towards mean position, a sin omega t plus 2π/3, sorry 5π/6. क्या है? तो फेज डिफरेंस तो यही है, हाँ। है ना? तो phi1 minus phi2, तो ये तो सीधे इनका डिफरेंस ही आएगा, तो ये तो कांस्टेंट ही आएगा जो भी है। यस सर। समझ गया ना, ओमेगा सेम है इसीलिए कांस्टेंट आएगा। और टाइम जब क्रॉस करेंगे तो ये कांस्टेंट आया, और जब क्रॉस करेंगे तो उस समय x1 = x2 कर दो, तो sin θ1 = sin θ2 कब होगा? θ1 = n pi plus minus 1 to the power n θ2। आ गया समझ में? या फिर मोशन फील करते हो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 2 ओमेगा कर देते कर सकते हैं। पहले ये अप्रोच समझ में आई, हो। ये मैथमेटिकल है, कोई हमने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि ये अप्रोच यहाँ भी काम करेगी। अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 होते तब भी हम ये लिख पाते, सही। और तब भी हम x1 = x2 सॉल्व करते, तो ऑब्वियसली टाइम का फंक्शन आता। पाई का डिफरेंस कांस्टेंट क्या उससे क्या निकलेगा? अब कांस्टेंट नहीं निकलेगा ना, ओमेगा अगर अलग अलग है तो। मुझे डेल्टा थीटा बाय 2 ओमेगा क्या बोला था अभी? बता रहा हूँ, पहले ये समझ में आया। तो ये ओमेगा अलग अलग तो फेज डिफरेंस बोल नहीं पाएंगे। उसने ये बोला कि ये बच्चा इधर है, ये बच्चा इधर आ रहा है, तो ये दोनों का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, तो कितना एंगल कवर अप करना है, ये भी उसी रेट से एंगल कवर अप कर रहा है जिस रेट से ये हमारा π/6 पे, ये हमारा पाई पे, तो कब लगेगा पाई प्लस π/6 बाय ओमेगा, जुड़ रहे हैं, समझ गए? क्योंकि एंगल कवर अप करने की रेट बराबर है, तो दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने ओमेगा जोड़ दिए। सर अलग अलग होते तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, बिल्कुल अलग अलग होते तो ओमेगा 1 + ओमेगा 2 आता। अपने वो जो साइन सर्कल की तरह नहीं हो गया सर, जैसे सर्कल पे करते हैं अपन। हाँ, तो एसएचएम सर्कल ही तो है एक तरीके से। हाँ ये ये ऐसे क्वेश्चन जा रहा भी है किया तो, था। समझ गए ना, एसएचएम और सर्कल एक ही चीज है ना, अच्छा सर, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ही तो है। ठीक है। तो सर आपने साइन थीटा इक्वल किए थे उसके, तो माइनस साइन के साथ कितने? sin θ1, अरे इक्वेशन नहीं, x1 = x2 कर दिया, माइनस साइन कहाँ आया इसमें? एक क्रॉस ईच अदर मतलब उनके बीच का डिस्टेंस 0 होना चाहिए। अरे क्रॉस ईच अदर मतलब पोजीशन सेम हो गई। हाँ बिल्कुल भाई। वेलोसिटी सेम हो सकती है, नहीं भी हो सकती, पोजीशन सेम करती ना सीधे। सर फिर उससे थीटा के टर्म में आके उसके बाद क्या आपने जो किया था उसमें? मैंने लिखा था कितना, एक का sin ओमेगा t + 3π/2 था, एक का 5.6 n pi plus -1 to the power n ओमेगा t + 5π/6। समझ गए? अब केस n इवन होगा, n ऑड होगा। n इवन होगा तो ओमेगा t कट जाएगा, n इवन होगा तो ओमेगा t दोनों जगह कट गया। ठीक है, तब तो सॉल्यूशन आना नहीं। क्या मिनिमम टाइम कब आएगा जब n 1 ले? हाँ, वो तो हम अपने आप निकाल लेंगे। n इवन में ओमेगा t कट गया, मैं पहले ये सुन लो क्या कह रहा हूं, n को 2k पाई प्लस ओमेगा t + 5π/6, जब ये कट ही गया तो ये तो सॉल्यूशन का मतलब नहीं है, टाइम तो निकलेगा नहीं ना इससे। नहीं। अब n ऑड में ही सॉल्यूशन निकल सकता है, तो ओमेगा t + 3π/4
इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई माइनस ओमेगा टी माइनस 5 पाई बाय 6। ओमेगा टी इधर ले जाओ तो आंसर आया 2k प्लस 1 पाई माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस 5 पाई बाय 6 अपॉन 2 ओमेगा। ये टाइम आ गया। 3π/2। अब k की वैल्यू बदलते जाओगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। हमें पहला सॉल्यूशन देखना है, k इक्वल टू 0 पे तो नेगेटिव हो गया, k इक्वल टू 1 पे सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं सर लेकिन एक चीज पूछनी थी, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट का सम 3a/2 नहीं कर सकते क्या? डिस्प्लेसमेंट का सम उनके 3a/2। लेकिन x1 x2 डिस्प्लेसमेंट नहीं थे, ये पोजीशन थी। हाँ तो उसमें मीन वो डिफरेंस तो ले लेंगे। पहले का डिस्प्लेसमेंट ये आता माइनस x प्लस a cos ओमेगा t। हाँ हाँ बिल्कुल। ये डेल्टा x1 बिल्कुल कर हाँ, सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या सेंसलेस है वो करना। ठीक है ना, उससे देख के मैंने वो ऑप्शन वेरीफाई कर लिया। चलो ये समझ में आ गया कैसे किया, और वो अप्रोच वाला समझ में आ गया था कि कैसे कर रहे हैं। यस तो सर। ये इधर जा रहा है, ये जैसे ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो दिस एंगल यस अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। समझ गए? यस सर। ठीक ठीक। चलो अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये वाला। इसका 15 वाला 12 का 5 mg क्या आ रहा है? 40 का 15 यहाँ से मैच कर सब मैच करें। फॉर विच लोअर ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ दे। तो देखो ये एसएचएम कर रहा है, तो पहले हम इसकी मीन पोजीशन ढूंढते हैं। तो थोड़ा बड़ा फिगर बना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, ये नेचुरल लेंथ है। सर नेचुरल लेंथ के आउट सॉल्व करो तो आसान होगा ना। हाँ हाँ, इससे हम जुगाड़ से ही कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं कर रहे। हाँ, ये नेचुरल लेंथ है। अब हमने क्या, इसको x नॉट दबा के छोड़ दिया, तो ये लेंथ हमें पता है mg/। अगर हमने इसको x नॉट दबा दिया तो इनिशियल कंडीशन ये हो गई, है ना। हाँ। तो जब हम x नॉट दबाएंगे तो ये x नॉट ही ऊपर जाएगा। हाँ। यस सर। x नॉट ही ऊपर जाएगा। हाँ। और x नॉट ऊपर जाएगा तो ये एक्सटेंशन बचेगा, x नॉट माइनस mg/k। तो इस पे जो फोर्स आएगा वो k x नॉट माइनस mg/k आएगा, और ये 3mg/k 3mg से बड़ा होना चाहिए। हाँ। सोचो। एक्स नॉट ऊपर की जाए सर, वो नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट ऊपर जाए। अरे यार इतनी देर में बोला, पहले बोलना था, मुझे फिर पूरा करना पड़ेगा। क्या लैग चलता है, क्या होता क्या है, तुरंत बोला करो ना। ये नेचुरल लेंथ है, लेकिन इनिशियली ये यहां था, ये था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको दबा के छोड़ रहे हैं कुछ। हमने क्या किया, ये एक्स नॉट का कंप्रेशन दिया, कंप्रेशन गिवन एंड रिलीज। और रिलीज मतलब अब इसकी वेलोसिटी 0। ये ठीक है। हाँ। तो मैं कह सकता हूं कि ये पोजीशन इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, हाँ। क्योंकि वेलोसिटी 0 है। और ये पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है, क्योंकि फोर्स 0 है। हाँ। तो इससे जितना ये नीचे गया होगा उतना ही ऊपर जाए, उतना ही मीन पोजीशन से तीन पोजीशन से ऊपर जाए। तो ये इन दो के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा होगा। चलो। और सोचो जब ये इधर होगा तो स्प्रिंग में इतने का एक्सटेंशन होगा, ये नेचुरल लेंथ थी। तो ये एक्सटेंशन जो मैक्सिमम आया वो आया x नॉट माइनस mg/k। और जब एक्सटेंशन होगा तभी स्प्रिंग पुल करेगी, कंप्रेशन में तो पुश कर रही थी, तो उठने के चांसेस अभी है। यस सर। और अगर ये kx इसके 3mg से बड़ा हो गया तो ये लिफ्ट कर जाएगा। समझ गए? हाँ सर। 4mg सही है ना? यस सर। ठीक। तो x नॉट की वैल्यू 4mg/k सर वर्क में ये बहुत बड़ा गया था, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इतना मुश्किल नहीं है। काय को बड़ा गया था बताता हूँ।
उसमें सर, भी क्वाड्रेटिक बननी थी पर वो कट रहे थे 2 टर्म बस, और कुछ फायदा नहीं क्वाड्रेटिक हुआ। नहीं है, वो कट जाएगा हाँ, वही तो बोला, 2 टर्म कट रहे थे एक्स वाले। क्योंकि हम क्या करेंगे उसमें, इक्विलिब्रियम वाला कंस्ट्रेंट। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो इसमें स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग का वर्क है। mg का वर्क एक्स नॉट प्लस mg बाय k प्लस x, समझ गए? हाफ के एक्स नॉट प्लस mg बाय k। क्यों? कंप्रेशन यही तो है, सही है बिल्कुल। मेन पोजीशन से लिया। नेचुरल लेंथ। हम मीन पोजीशन शिफ्ट करके भी मान रहे हैं कि सिंपल वाला? अरे सादा 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 मीन पोजीशन से तो कर चुके हैं ना हम एक बार। सादे में ये लगेगा और kx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3mg। ठीक, ये x नॉट माइनस एक्स कट जाएंगे, परेशान मत हो। x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ x नॉट प्लस एक्स है। सर इस एक्सप्रेशन में आपने सिर्फ x नॉट लिया हुआ, x नॉट प्लस mg बाय k आएगा। क्या x नॉट प्लस x नॉट एक्चुअली में नए मीन पोजीशन से, नेचुरल लेंथ से लेते हैं ना अपन। ओके, ये x नॉट हमने कहाँ से लिया था? ये मीन पोजीशन से। ओके ओके, ये x नॉट हमारा डिफरेंट है, तो यहाँ भी x नॉट प्लस mg बाय k। हाँ, ये वाला टर्म, हाँ ठीक है। तो x नॉट प्लस mg बाय k और प्लस x वाला ये फैक्टर कट जाएगा दोनों जगह। यस सर। लेकिन SHM से करना ज्यादा आसान था। फॉर विच मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3m फ्रॉम द ग्राउंड इज mg। तो अब फिर से हम वही करेंगे, अगर नॉर्मल रिएक्शन mg चाहिए, 2mg देना पड़ेगा। ये 3mg है, तो इस पे जो kx का पुलिंग फोर्स होगा वो 2mg होगा। 2mg। हाँ, तो इस पे भी kx का पुलिंग फोर्स 2mg होगा। 2mg होना चाहिए। तो ये एक्सटेंशन इसका 2mg बाय k होगा। मीन पोजीशन हमारी कहाँ थी? mg बाय k पे थी। तो मीन पोजीशन से जितना एक्सटेंशन है उतना ही कंप्रेशन देना पड़ेगा। हाँ, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी। बराबर। तो 3mg बाय k आंसर आ जाएगा। इसमें इक्विवेलेंट से रिप्लेस करके नहीं कर सकते? कैसे इक्विवेलेंट? कौन सा इक्विवेलेंट? रिड्यूस मास से तो करेंगे। नहीं, वो जो ग्रेविटी जाने वाला होता तो यही तो किया, वही तो है, SHM से ही तो कर रहे हैं, वही तो इक्विवेलेंट है, ये वही चीज है। है। अब अगर ये डेल हमने 5mg बाय k दबा दिया, डेल क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अगर हमने मीन x पोजीशन। नॉट की वैल्यू 5mg बाय k है ना, हाँ, तो ये भी 5mg बाय k होगा, तो हाँ। ऊपर 4mg बाय k होगा, तो ये तो उठ ही जाएगा 4mg बाय k। अब देखते हैं नहीं, क्या उन्होंने बीच में कहीं पूछा हुआ। वेलोसिटी ऑफ Normal. m व्हेन नॉर्मल रिएक्शन इज 0, तो ये वही। बीच में कहीं पूछा है, बीच में कहीं पूछा है। तो कब होगा वो भी हम समझा देते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ kx की mg वैल्यू है। mg है। कौन से? थर्ड में? नॉर्मल की 14th में। ओके ओके, तो ये kx है 2mg, हम्म, तो यहाँ भी kx 2mg है। इसका मतलब ये नेचुरल लेंथ से 2mg बाय k ऊपर है, तो मीन पोजीशन mg बाय k थी। लेकिन हम जानते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड 5 कितना है? 5mg बाय k है। तो ये एम्पलीट्यूड इतना है, तो एम्पलीट्यूड ये एम्पलीट्यूड का 3/5 है। सोचो, ये Sin मीन theta पोजीशन, position। ये मीन पोजीशन, ये 3mg बाय 5 बाय k, ये 5mg बाय k, यही हमारा एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v max का 4/5 और v max है ओमेगा बाय k, तो k बाय m a 4/5। एम्पलीट्यूड कितना है? 5mg बाय k। ये आंसर है। ठीक, सर डेल को आपने एम्पलीट्यूड क्यों माना? डेल तो एक्चुअली वो है ना जितना उसने उसको कंप्रेस कर दिया है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम से ही तो कंप्रेस किया है। इक्विलिब्रियम से जितना कंप्रेस करोगे वही तो नेचुरल लेंथ, वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा।
अच्छा, और उसमें से 3 mg/k ऑलरेडी है, मतलब वो है तो आपने, ठीक है। हाँ, इनिशियली पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन ही थी, और अब जितना आप एक्सटेंशन दोगे वही एम्पलीट्यूड है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो x0 ही ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये 3x0/5 पे है, बाय 5, हाँ ऑलरेडी है। तो इससे आ गया आंसर अपना दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ चलो हाँ, 15 वाले का 7/6 है उनका। किसका? 16 का? नहीं, सब 15 सही आएगा। एक बार कर दीजिए। 16 का? 15 15 अरे एक छोड़ा था मैंने, वही नहीं। वही एक क्वेश्चन है, तो बाकी सारे ये तो ट्राई कर अरे ये हो गया तो ये नहीं हो जाएगा? वो तो हो हो जाएगा वही, ना, नहीं होगा बिल्कुल तो सेम चीज। एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0 कब होगा? हम्म। अरे वो मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो उस पे नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। जब ये नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, लेकिन ये थीटा इसकी पाई बाय मेन 6। पोजीशन है, हम्म। डेल 2mg/k है, हाँ, तो ये mg/k है, mg/k हाँ। और ऊपर तो जाएगा। ये a है तो ये a/2 है। हाँ, अब क्या पूछा है? एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो हमने यहाँ से छोड़ा, नेचुरल लेंथ तो ये π/2 + π/6 आएगा। बाय तो π/2 + π/6 में टाइम लगेगा t/4 + t/12 t/3। हाँ, ठीक है, समझ पाई प्लस पाई बाय 6 कर दिया, समझ। ठीक, ठीक है, ठीक है। चलो 16th। तो बता 16 का मोशन थोड़ा फील करा दीजिए। बता नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं आया। अरे टेंशन सेम होगा ना, हाँ, ये correct जितना है। जाएगा उतना ही ये दोनों मूव करेंगे। तो x और 3x हो गया, समझ में आया। 3kx1 और kx2। देखो क्या होगा इसमें कि जब ये x ऊपर जाएगा ये रोटेट भी कर जाएगा, क्योंकि बोला है दोनों में बराबर एक्सटेंशन नहीं हो सकता, टेंशन बराबर होगा, ये तय है। तो अगर इसमें x1 का कंप्रेशन हुआ, इसमें x2 का एक्सटेंशन मान लो, इसमें x1 का, इसमें x2 का, तो इसमें x = x1 + x2/2 और 3kx1 = t = kx2 लिख सकते हैं। तो x1 की वैल्यू यहाँ t/3 के t/k/2 आया समझ में? तो x की वैल्यू आई है t/3 के, तो ये बना 4/3 के k × 2, तो x की वैल्यू 2t/3 के, तो 2t की वैल्यू, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? x1 की वैल्यू t/3 के, x की वैल्यू t/k, सही है? 4t/3 के × 2, सही है? 2t/3 के, तो 2t की वैल्यू 3kx, यही फोर्स है, तो 2π√m/3k। ठीक है। इन्होंने एक लाइन लिखी थी, during the vertical oscillation rod remains हाँ। horizontal। क्या? रॉड मिक्स हॉरिजॉन्टल का तो सेंस क्या rod remains निकलेगा? horizontal लिखा है। इसका मतलब ये घूम रही होगी, इसका मतलब ये घूम रही होगी पुली, ऑब्वियस है। एक अदरवाइज ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा ना। डिस्प्लेसमेंट दोनों का अलग अलग है, मतलब पुली रोटेट कर गई होगी, अच्छा ठीक और है। x2 का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो ये हाँ ऐसे हाँ, घूम इसके बारे में कह सकते 3 हैं। गुना है ना? सर अगर यहाँ पे रोटेशन वाला क्वेश्चन होता तो क्या वो सॉल्वेबल होता? किसमें? अगर इसी में वो रोटेट करने वाला क्वेश्चन होता तो, मतलब वो रिमेन्स हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं रह पा रही है रिमेन्स हॉरिजॉन्टल नहीं रह पा रही, कौन नहीं रह पा रही? ये रॉड, अगर नहीं हो पा रहा और रोटेशन तो हो नहीं जा होता रहा है तो रॉड बहुत का, अजीब हो जाता वो तो क्वेश्चन, बहुत हत्यारा हो जाता है ना। पुली का MOI भी देना चाहिए ना अगर रोटेशन। नहीं, अरे मासलेस पुली है। उल्टा अगर दे देते अभी तो टेंशन लिया। पढ़ो। दे दे, हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर दे देते तो फिर हमें एनर्जी से करना पड़ता, और मुझे लगता नहीं कि फिर ये आसानी से हो पाता, वो टेंशन भी सेम नहीं होते। क्योंकि फिर ये घूम जाता, टेंशन सेम नहीं होते। अभी हमने टेंशन सेम करके सॉल्व कर लिया, हाँ।
पता नहीं फिर T1 T2 होता मारते नहीं। फिर वो अलग से करते हैं। वैसे सर 2x को रेशियो में बांट देते 3k और k के केस में 16 में। हाँ 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 कर सकते हैं ना, क्योंकि x1 प्लस x2 की वैल्यू 2x है और इनका रेशियो 3k x1 वो तो है ही ना, तो x, लेकिन फिर उस समय टेंशन बराबर नहीं कर पाते ना अगर पुली के पास मास होता तो। चलो आगे बढ़ो। 17 चले आइस पर 10 आ रहा था ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना चाहिए था डोर का। कार एक्सीलरेट इनिशियली, डोर आर स्लाइटली open. Calculate how far the car travels before the door slams shut. The door has frictionless uniform mass distribution, length 1 point. Door is slightly open. तो रॉड की तरह मान लिया होगा। हाँ 1/3 ml स्क्वायर रॉड ही मान रॉड की तरह मान लिया होगा। हाँ, समझ ml square गए? by 3। अरे वो और रॉड है भी ना, क्योंकि ये ऐसे है तो इस एक्सिस के लिए तो ये रॉड ही हो गई ना। हाँ है ना? तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि रॉड ऐसी है और काइंड ऑफ ग्रेविटी ऐसी है ये स्यूडो। तो 2 पाई अंडर रूट L बाय G का 1/4। मतलब ये टाइम निकालना पड़ेगा, शायद L बाय G नहीं लिख सकते हम क्योंकि L by G नहीं आ पाएगा, I by C आएगा। I बाय तो रॉड मान के हम आंसर निकाल लेंगे। एग्जैक्टली 1 तो जो MGL लिखते थे उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, MAL बाय 2। L by 2 sin थीटा। हाँ और यहाँ 1/3 sin पीरियड बाय 4 होगा। जी ठीक। चलो 18 नहीं समझ में आ रहा कि सिंपल ऑक्सीलेशन क्या है। A thin rectangular plate A and B are suspended from, determine the period of when it is given a horizontal displacement in a direction perpendicular to A. सिंपल पेंडुलम है ना? सिंपल पेंडुलम बन गया। सिंपल पेंडुलम ही तो है। हाँ तो इसमें किसके अबाउट लेंगे एनर्जी? क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो, उतना दिमाग वर्क लगा। एनर्जी से करना पड़ेगा। ये थीटा है, एनर्जी किसके अबाउट लेंगे? ये थीटा है। अरे इनर्शिया की जरूरत ही नहीं है, ये थीटा है, वो ट्रांसलेशन है। ठीक तो हाँ ठीक है ना, तो ये हमने माना कि किसी भी उस पे ये थीटा घूम गया। तो इनिशियली इसके पास एनर्जी कितनी थी, ट्रांसलेशन ही तो होगा प्योर। हाँ ठीक है, V बनेगी तो सिंपल पेंडुलम ही हो गया। बिल्कुल 2 पाई अंडर रूट L बाय G से आंसर नहीं आ रहा है। मान लिया ना कि ऊपर भैया हाँ, क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है ना। हाँ मतलब सारे उसको कंबाइन कर दिया। और सेंटर ऑफ मास का हिंज से डिस्टेंस तो वही है ना। देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब ये इधर है, ये देखो। हाँ यही मान ग्रीन कलर वाला ठीक है, यही आ रहा था। हाँ क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और L क्या है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम हिंज। और यहाँ हिंज कौन सी है, ये सेंटर ऑफ मास की अपनी एक हिंज है, समझ गया ना। हाँ वर्चुअल हिंज होगी कि जो ऐसा था और जब ये मुड़ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में थीटा के फॉर्म में कैसे करते हैं सर? तो MGL 1 माइनस कॉस थीटा हाफ mv स्क्वायर कांस्टेंट, और MGL cos थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हो। हाँ, इसको थीटा स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हो। ओके। आगे और थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट, हाँ डेरिवेट थीटा के या थीटा की वैल्यू छाप दो ना। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ये हुआ तो थीटा की वैल्यू x बाय L है ना। अच्छा ठीक। आप कंपेयर कर लो, k की वैल्यू आ गई mg बाय L और m की वैल्यू तो m है ही। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनता अगर हमने इसको ट्विस्ट कर दिया होता ऐसे। हाँ वो भी बता दीजिए, है ना, तो ये ऊपर भी ट्विस्ट कर दिया होता तो ये ऊपर जाता। हाँ तो ऐसे में जनरली क्या डिस्क विस्क बनाएंगे सो दैट हमारे लिए फिगर आसान हो जाए। ऊपर भी जाता लेंथ कम हो गई ना। ये डिस्क मान लेता हूँ सो दैट फिगर गंदा ना बना।
अब अगर तुम ट्विस्ट करते तो ये ऊपर उठता ना, नहीं समझ में आ रहा है? ऊपर उठेगा। बिल्कुल उठेगा। तो ये कुछ इसके बाद बनेगा फिगर, कुछ ऊपर ये ऐसे, ये समझ में आया? कितना ऊपर उठा? ये सर हम तो बहुत स्मॉल लेते हैं L1 ना, माइनस cos थीटा। L माइनस L cos थीटा ऊपर उठ गया, ये हाइट आ गई समझ में? है ना? तो इतना ऊपर उठा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सी को लिखें तो mg/L sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसी को हाफ सी थीटा स्क्वायर लिख लूं। ओके। ये सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर आएगा डायमीटर के अबव। 2mgl ओके और ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। एक बार ये आपने एनर्जी किसके अबाउट लिखा है? आई कहां से लिया था? इसे एक्सिस के अबाउट रोटेशन है ना यार। हाँ ठीक है। वापस ट्विस्ट ऐसा ही नहीं है। ठीक है। तो ये कंक्लूजन ये है कि कई बार सीधे सीधे फोर्स से समझ में नहीं आता, एनर्जी से पता चल जाता है। यहाँ फोर्स से अब टी तिरछा करते, फिर उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करता, हॉरिजॉन्टल इसको टॉर्क देगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। पहले किया था, है ना? जस्ट मैं डाउट है, टेंशन मान के ना t का क्या? cos थीटा, t का sin थीटा। बोलो क्या डाउट? तो नीचे वाला सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे जब रहना डिस्क होगी तो उसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए आएगा ना? किसमें? जब डिस्क अपने सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगी। हाँ किसमें? तो उसमें की पूछ, मतलब ये जो डिस्क आपने जो बनाई है, जब ऊपर नीचे भी हो रही होगी तो ऊपर नीचे वाला मोशन भी एसएचएम हो रहा होगा। नहीं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है, बीच में कहीं मीन पोजीशन आएगी। नहीं, समय ये हमने पूछा ऐसा था, माना है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ओमेगा स्क्वायर ए आ रहा है। अरे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है भाई, हाइट यहाँ वापस से कम, फिर वापस से हाइट इस तरफ मुड़ेगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ये सोच पाए क्या कहा? हाँ, तो जब वो अनट्विस्ट हो जाएगा तब मैक्सिमम होगी ना स्पीड। हाँ, अनट्विस्ट होगा तो मैक्सिमम होगी, वापस से उल्टी तरफ ट्विस्ट होगा फिर हाइट गेन कर लेगा। ठीक है। तो वो क्या ये सही तो कह रहा था सर कि वो लोअर मोस्ट पे क्या हाँ तो बोलते हैं? लोअर मोस्ट पे आएगी तो क्या, अब क्या करें? तो बता रहे थे, पूछ रहे थे। इसमें ये पूछा था कि अगर ये मान लो अगर थीटा कुछ है ना लार्ज होता तो भी ओमेगा स्क्वायर मतलब अप्रोक्सीमेशन काम कर जाता। यही गड़बड़ हो जाते हैं हमारे, एसएचएम वैसएचएम ही नहीं करता फिर। नहीं सर, एक क्वेश्चन था उसमें, उसे कुछ उन्होंने 45 डिग्री के आसपास घुमा दिया तो ओमेगा स्क्वायर है, वो पता नहीं वो किया था, उससे आ गया था। इतना बड़ा एंगल पे ये ओमेगा स्क्वायर नहीं, एसएचएम के अप्रोक्सीमेशन गलत हो जाएंगे, बाकी वो एमजीएच वाला वो सब काम करेगा। mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर ये काम करेगा, बस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह हम l माइनस l cos थीटा ही लिखा रहने देंगे, ये काम करेगा वो तो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये तो काम करेगा यार, लेकिन बस प्रोसेस साइनसोइडल नहीं होगी। यस सर। सर जो ओमेगा स्क्वायर ये देगा वो हमारा कैसा एक्सेलरेशन देगा? क्यों? रोटेशन कर रहा है ना, रोटेशनल है ना, रोटेशन है, मतलब अगर मैं इसको थीटा के टर्म्स में नहीं एक्स के टर्म्स में देखूं। थीटा के टर्म में लिखेंगे ना, जब रोटेशन हो रहा है तो एक्स के टर्म में क्यों लिखोगे? तो वो अल्फा देगा ना, ओमेगा स्क्वायर अल्फा 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 ओमेगा स्क्वायर थीटा ये आएगा। दो ओमेगा ना, एक ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी वाला, फ्रीक्वेंसी वाला है। हाँ है ना? चलो 19-20 चले हो गए। वर्क एनर्जी थ्योरम करो। 19 वाले को सॉल्व कर दो। हां, इसका तो डायरेक्टली मुझे लगा तो डायरेक्टली पोटेंशियल होती है। देखो इसका मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी शायद जीरो नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो कहाँ से पता चला? क्योंकि हमें ऑक्सीलेशन एनर्जी तो हाफ के स्क्वायर ये मिल गई 60 जूल, लेकिन टोटल एनर्जी 160 है। इसका मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 100 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे
काइनेटिक एनर्जी अब भी 0, पोटेंशियल एनर्जी 160। 160 There is a mean position shifted वैसे ही हो गया। shifted to और अगर हमसे पूछा होता a/2 पे कितनी है, तो a/2 पे काइनेटिक एनर्जी हम बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 3/4 हो जाएगी 45, पोटेंशियल एनर्जी 115। ये चला काइनेटिक से पोटेंशियल निकालना। ठीक, काइनेटिक से पोटेंशियल निकाल। ठीक है ठीक। चलो ये निकालो प्रोबेबिलिटी, यही थी ना शीट। सर बस मुझे इतना पूछना था, मैंने आपसे पहले वो ICAR वाला क्वेश्चन पूछा था सर, तो उससे वो क्यों नहीं कर सकते क्वेश्चन? तो गंदा बन रहा था उससे, ये ऐसे भेजा था ना ये, मतलब अल्फा बीटा एंगल दे अरे रखे कितना गंदा बनेगा ये ICR, ये निकलेगा फिर इससे तुम डिस्टेंस निकालोगे, गंदे नहीं बनेंगे। गंदे तो बनेंगे। अच्छा ट्रायंगल लॉ हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, लेकिन गंदा बन रहा था उससे। सर मैंने भी 2 क्वेश्चंस पूछे थे। कोई किसने नाम क्या, अभी ये डिस्कशन चलने दो। अरे यार इतने क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, पता नहीं डाउट की जगह बच्चे क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज रहे हैं। मैं इतना परेशान हूँ, दिन भर क्वेश्चन ही सॉल्व करता रहता हूँ। सर ये जो 20 वाला है, हेलो अभी मुझे अब का 20 यार। अरे सर उसमें इक्वेशन लिख के नहीं कर सकते, मतलब एनर्जी से ही करेंगे? कर सकते हैं, गंदा बनेगा, क्यों नहीं कर सकते। अननोन लेने पड़ेंगे तुम्हें। यहाँ पे ये kx लोगे, यहाँ पे एक रिएक्शन rx लोगे, रिएक्शन लेनी पड़ेगी, फिर rx इस पे आएगी, एक फ्रिक्शन आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो 1 2 3 4 5। सर HCR चलो 1 2 3 4 5 स्क्रीन शेयर्ड तो है। चलो शीट 7 से दिखा है। शीट ऊपर भी ऊपर है। 7 एक और दो है। दो शीट है। हाँ 2 शीट कौन देता है? बिंदल सर। चलो यही है ना 7। चलो 1 2 3 1 2 3 बुकलेट के क्वेश्चन है, शायद तीनों बुकलेट के क्वेश्चन है, पता है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 5। सर इसमें वही ना 5k + 1 5k + 2 से करना था ना सारे क्वेश्चन। कौन सा वाले आ रहा था फोर्थ का। वही आ रहा था, बस पूछ रहा हूँ। प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5, मतलब वो जनरल नंबर मान लेते हैं 5k हाँ + 5n + 1 5n - 1 5n + 2 5n - 2 और 5n। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली यही करना, और सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ठीक है, तो 2 केस नहीं आएंगे, 5 के लेंगे 5 के ले लेंगे। हाँ ऐसे भी। क्यों, एक मिनट, सम है, सम प्रोडक्ट है, ये सम के लिए करते हैं। जब सम इज डिविजिबल बाय 5 तब करते हैं ऐसा। हाँ उसमें केसेस हैं। प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5 तो बहुत ही आसान है। वही तो 1 माइनस बोथ आर नॉट मल्टीपल ऑफ 5। नहीं तो सर नंबर बहुत सारे हैं, तो ऐसे जनरल मान के करना पड़ेगा ना। क्यों? 1 से 10 तक 5 के मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। हाँ तो हमने इसी में से कही, मतलब ये केसेस बना के। ये इससे नहीं कही, हाँ तुम इससे मान लो। चलो 5 में से एक, हर 5 में से एक 5 का मल्टीपल होगा। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है, 1/5 5 का मल्टीपल होगा। हाँ तो यहाँ प्रोडक्ट है तो इतना नहीं करना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5 मतलब 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट इज 5, तो एक हमें 5 का मल्टीपल, बोथ ऑड, दोनों ऑड होने चाहिए, एंड 1 इज मल्टीपल ऑफ 5, तो 1/2 इंटू 1/2। इसमें से वो केस हटा दो, कौन सा केस? जब आपका ऑड था लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं था। ये समझ में आया? बोथ ऑड माइनस व्हेन नो वन इज मल्टीपल ऑफ 5। सही बात है। माइनस सही बात है, मल्टीपल ऑफ 5, तो 4/10 का होल स्क्वायर। ट्वाइस नहीं बना। क्या कोई दिक्कत है? नहीं अगर गलत हो गया। क्यों? ये तो 1 माइनस नन इज मल्टीपल ऑफ 5, तो ये 1 माइनस 5 के मल्टीपल 2 है, तो 8/10 इंटू 8/10।
वही तो 4/5 लिखा है। ये 4/10 कैसे किया? ऑड 5 नंबर होते हैं। हाँ अच्छा, उन 5 में से 4 ही है ना जो 5 के मल्टीपल नहीं। हाँ ठीक है। आपने पूरे सेट में माना कि फिर उसमें माना सिर्फ? वो ऐसे लिमिटेड भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। बट लेकिन उसमें होल नंबर्स भी है ना, 0 भी आएगा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है यार, एक 0 कर क्या लेगा। नहीं आपने ऑड नंबर्स का मतलब इक्वल नंबर नहीं होना चाहिए फिर, ऑर्डर इवन इक्वल में होंगे ना, इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो। हाँ इक्वल होंगे ना, तो 1/2 लिए तो हैं। अच्छा ठीक है, कुछ क्या कह रहे हो, ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/2 लिए। ठीक है। 0 शामिल है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। हाँ ठीक है। चलो 5th और 6th। पेन डायग्राम फोर्थ का एक्चुअली में आगे आ नहीं रहा था। चल है। 5th में कौन सा? नहीं है, चल है। आगरा नहीं है। फोर्थ का आगरा नहीं आ रहा था। इवन इज हाँ, ट्वाइस एज लाइकली टू। सो चेन्नई में क्या बना के रखा है ये, कौन सा साइन है ये? वो सही है, वो ये वाला भी वही बन जाएगा। एक मिनट, 4th में जो मैंने कैलकुलेशन लिखे वो सॉल्व कर लेना और देख लेना। उससे 1/4 आ आपके रहा है आपकी कैलकुलेशन से। आप 4 ही में डाल रहे हैं, 4 चेन्नई दिल्ली दिया आंसर। तो 4th का आंसर चेन्नई क्या है? चेन्नई दिल्ली। हाँ चेन्नई। चलो ठीक तो आगरा जब दिया ही नहीं तो क्यों तुम ला रहे हो उसको। नहीं ठीक है, मैंने आंसर गलत दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5th। चेन्नई पार्ट 5th में बताइए। कौन सा साइन बोल रहे हो? चेन्नई क्या लिखा चेन्नई हुआ वाला, है? चेन्नई वाला। चेन्नई बता रहा हूँ पहले, ये ठीक है। हाँ, बस ये सही है। रटना है कि ये होता है और ये फॉर्मूला लिख दिया, ए में से कॉमन घटा दो अपॉन 1। पेन डायग्राम से कर लिया था वैसे। ठीक है। अब आया ये क्या कह रहे हैं कि ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर देन है, और ये लेस देन है तो ये लेस देन है। इसका मतलब ये है कि रेड के साथ रेड साइन आएगा, ग्रीन के साथ ग्रीन आएगा। अब आया समझ में? सेकंड वाले को सॉल्व करने तो फर्स्ट बन जाएगा ऐसे। हाँ मतलब अगर ये कह रहे हैं कि a बाय बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ये pa से बड़ा है, इट इम्प्लाइज कि pa इज मोर देन pa, ये बोल रहे हैं। और अगर यहाँ लेस देन लोगे तो यहाँ लेस देन आ जाएगा। अब समझ गए? ये है, करूं? तो pa इंटरसेक्शन b बार अपॉन p b बार इज ग्रेटर देन pa, है ना। a इंटरसेक्शन तो a माइनस b, इसको चलो ऐसे ही छोड़ते हैं, ऐसे ही छोड़ दो तो। अब उस तरफ देखते हैं। यहां बना pa इज ग्रेटर देन pa इंटरसेक्शन b अपॉन bb। सही है, इसको इधर भेजो। pa pb इज ग्रेटर देन pa इंटरसेक्शन b, तो यहां पे भी वही बनना चाहिए। तो pa माइनस pb a इंटरसेक्शन b इज ग्रेटर देन pa 1 माइनस pb। ये बना, pa से pa कट गया, एक pa अंदर छूट जाए, pa pb का प्रोडक्ट यहां बनेगा, तो pa pb इज सेम आया। वही बन गया। वही बन। अच्छा यहाँ लेस तो वहाँ पे भी लेस। ठीक, चलो और तो कोई है नहीं उसमें। ये लास्ट प्रॉपर्टी समझ में आई ना, कॉमन सेंस लिखी है। हाँ सैंपल स्पेस सेम है, या तो ए होगा या ए नहीं होगा, तो सम बन। चलो 6 में क्या ये 6 वाला है, इसकी कैलकुलेशन बड़ी बेकार जाती है लेकिन वेरीफाई हो गया था। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स इज 11/25। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम अकर्स इज 2/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, देखते हैं। ई एक्स है, ये वाई है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, तो एग्जैक्टली वन x होगा y नहीं होगा। x 1 माइनस y, y 1 माइनस x 11/25। 1 माइनस कर लो ना। कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम अकर्स 1 माइनस xy ही है 2/25। तो हम ऐसे देख लेते हैं ना, इस फोटो में एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स 11/25, तो अल्फा और बीटा का समेशन दे रखा है। यूनियन भी में से इंटरसेक्शन भी माइनस कर दें। नन ऑफ देम 2/25, ये 2/25 दे रखा है। ये वैल्यू कितनी है? x और y का प्रोडक्ट है, है ना। तो ये x और y का प्रोडक्ट है, तो दो इक्वेशन तो चाहिए।
एक्स वाई का प्रोडक्ट बाकी का समेशन हो गया बट 1 लेकिन माइनस जो प्रोडक्ट वो अल्फा प्लस बीटा प्लस जो इंटरसेक्शन है वो 23/5 हो जाएगा। एक्स और वाई का प्रोडक्ट ये बनेगा 25 माइनस 11 कितना बनेगा 14/25 माइनस 2/5। ये तो कम बना ना प्रोडक्ट, तो 4/25 आया ना। 2/25 सर जो एक्स वाई का प्रोडक्ट आएगा किसी से वेरीफाई होगा। सर अगर ए यूनियन बी मिल गया, इंटरसेक्शन बी मिल गया, तो ए प्लस बी तो हम निकाल ही सकते हैं। नहीं वो तो निकाल ही लेंगे यार, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से क्या गड़बड़ हो रहा है। एक्स वाई का इंटरसेक्शन 2/25 है। 25 होगा। 1 माइनस 11/25 1 माइनस नहीं हुआ 2/25 है। ओके ओके ठीक 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 ठीक। तो 12/25। तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट 12/25 है, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन ये है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई 2/25। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब बताओ दिक्कत कहाँ है? हाँ नहीं ओके मैंने शायद एक इक्वेशन आधी लिखी है ना। मैं पर्सनली इस क्वेश्चन को वैसे ऐसे करता, 5 माइनस 5x को नया x, 5 माइनस 5y को नया y 2, और वहां x डैश y डैश 12। थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ठीक हाँ फाइट कर दो। चलो अगले पे आओ। 7th चले चलो रेड बॉल ग्रीन बॉल m by n लोएस्ट प्रोबेबिलिटी 9/625। सर ये वाला बता दीजिए, फर्स्ट वाला। फर्स्ट दो है, कौन सा फर्स्ट? ऊपर वाला फर्स्ट। m by n in lowest term the probability that randomly chooses positive divisor of 10/99। इसका डिवाइजर is an integral multiple of 10/88। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हमें देखने पड़ेंगे 10/99 के। तो 2/99, 5/99 ये बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 9 + 1 99 + 1। तो 99 आया दोनों जगह। पुट 99 + 1 99 + 1 ये बनता, ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर होते। अब ये 10/88 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब 2 पे k और 5 पे या k1 और k2 ले लो। तो k1 is greater than or equal to 88, k2 is greater than or equal to 88। चला पावर डायरेक्टली अलग ही कर लीजिए ना ये। नहीं तो वो तो सीधे समझ में आ गया ना। 10 की 88 अलग कर ली, बाकी का बांट दो ऊपर। अरे वो ठीक है, एक ही बात है। तो ये 88 से 99 तक जा सकते हैं। तो हमारे फेवरेबल केस कितने हैं? 12 है ना। यस सर। यहाँ फेवरेबल केस 12, तो फेवरेबल केस ये और 101 इससे नहीं आ रहा आंसर जी। नीचे 100 आएगा, 100 आएगा। 100 था। ओके 100 था। तो सिंपली हमने क्या देखा कि 2 टू दी पावर अल्फा और 5 टू दी पावर बीटा ये मिलके 2 टू दी पावर कितना बन रहा था? 10/99 जो भी है। तो इस टाइप के, और डिवाइजर बनना है तो अल्फा की वैल्यू 0 से 99 कुछ भी हो सकती है, बीटा 0 से 99 कुछ भी हो सकता है। तो 100 तरीके इसको लेने के, 100 तरीके इसके लेने के। लेकिन अगर अल्फा 88 से बड़ा ले लो और बीटा भी 88 से बड़ा ले लो, तो गारंटीड वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 10/88 से डिवाइड हो जाएगा। एक तो अप्रोच ये था। दूसरा अप्रोच 10/88 कॉमन ही निकाल लो। अब बचा 10/11। तो इसके जो डिवाइजर होंगे हर उस डिवाइजर में इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे। ठीक, चलो नेक्स्ट उस पे 1 2 3 चल सर थर्ड वाले में एक इसका सब डाउट आता है कि अगर एक एक घोड़े को जिताना है तो उसका 1/3 नहीं लेंगे हम? नहीं इंडिपेंडेंट है ना सभी। मतलब तीनों का सम 1 है। तीनों का सम 1 है, मतलब एक ही कोई घोड़ा जीतेगा। अगर ए जीता तो बी नहीं जीतेगा, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्यूब हो रहा है, दिक्कत आ रही है है ना। इफ दे रेस सेम हॉर्स, तो पहला वाला जीत जाए, दूसरा वाला जीत जाए, तीसरा वाला जीत जाए।
ये आंसर सर इसमें सोचने में एक दिक्कत ये आई थी कि पहला वाला जीत जाए, मतलब कोई एक घोड़ा जीतना है तो 1/3 नहीं तो, उसका, फिर अरे उसकी तो एक probability घोड़ा तो वो जो तो लिया ना 3 केसेस उसके 1/3 के, दूसरे इसका को एक हराना भी केस तो अलग, है। इसका एक केस अलग, इसका एक केस अपने अलग, आप हार जाएगा। बाकी को हराना नहीं है। बाकी दो को हराना भी तो पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अपने आप इसके अंदर 0.3 के अंदर वही चीज दी गई है। अरे अब सिक्का फेंका, उस पे हेड आया, ये तो आपने तुम कहोगे सोचा। 1/2 हेड आने की और 1/2 टेल ना आने की, ठीक है। ऐसे करोगे क्या? नहीं। समझ गए ना? हाँ, ये आउटकम्स थे एक तरीके से, 3 आउटकम्स। ठीक है। या तो घोड़ा ए जीतेगा या बी जीतेगा या सी जीतेगा, ये सेट है हमारा। और ए के चांसेस 0.3, इसके 0.2, इसके 0.5 या जो भी। ठीक। सर तो जैसे क्वेश्चन होते हैं या ना, तो तीनों में ये आ जाए, या तीनों में बी आ जाए, या तीनों में सी आ जाए। डिपेंडेंट है ना। ये 3C1 3C2 इसमें काम नहीं करेगा, इक्वली लाइकली नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि 2 रेस ए जीते, 2 रेस ए जीते, 1 रेस बी जीते, तो हम क्या करते? ए बी ए बी ए बी ए ए, ये 3 केसेस बनते, और इसमें अब 0.2 का होल स्क्वायर 0.5 ऐसे। लेकिन यहां जो 3 केस बने वो ये हैं, तीनों का आंसर सेम नहीं है। ठीक। सिर्फ वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं जैसे अगर 3 चीजें दी होती है तो अपन को बोला जाता है कोई एक चीज जीत जाए तो अपन 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है? तीनों में से कोई एक जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों में से एक सिलेक्ट करने की 1/3 और फर्दर फिर उसका आंसर निकालते हैं। भगवान जाने क्या है, वो तो नहीं आ रहा समझे। ऐसा क्या है ये क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन कौन सा था? जैसे ABC 3 चीजें दी होती है, अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए जीत जाए, तो अपन तीनों में से पहले 1/3 अरे यार, करते हैं। वो तब होता जब 3 इंडिपेंडेंट अलग अलग कंपनी में रेस लड़ रहे होते। ये इंडिया में जो है, ये हमने श्रीलंका भेजा, ये चाइना भेजा, और बहुत सारे अलग घोड़े हैं जिनसे रेस लड़ रहे हैं, तब वो क्वेश्चन बनता है। ये एक ही रेस तीनों लोग लड़ रहे हैं, तो हम करते साइमल्टेनियसली कि तीनों कोई जीत एक ही नहीं जीत जाए सकते तो ना। 1/3 करते हैं ऐसा। डिपेंडेंट है इसीलिए एक ही करने से आ गया ना। ये डिपेंडेंट है एक दूसरे से, है ना? चलो 4th 5th 6th 5th में उन्होंने आंसर गड़बड़ दिया हुआ है। 5th में ये पूछा है कि हर n साइकिल में radar will detect किसी एक पे आ जा in one cycle T that object will be detected in n cycle, 1 minus 1 में भी ना डिटेक्ट हो। नहीं आंसर। मतलब एक बार डिटेक्ट हो गया तो फिर दूसरा क्यों डिटेक्ट करेगा वो? हाँ हाँ। अरे वो रडार तो घूम ही रहा है, रडार तो घूम ही रहा है, बस घूमता जा रहा है। हो सकता है 10 बार डिटेक्ट कर ले, 5 बार डिटेक्ट कर ले, 2 बार डिटेक्ट कर रही है, 1 भी बार करे। मैंने दिल्ली लगा दिया था कि लास्ट वाले में अटेम्प्ट। नहीं, या तो पहले में डिटेक्ट कर गया, है ना, या दूसरे में पहले में डिटेक्ट नहीं किया तो दूसरे में किया, तीसरे में। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि n में से उसने कितनी बार डिटेक्ट किया। n में से r डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के चांसेस ये हैं, डिटेक्ट ना करने के चांसेस 1 माइनस p पे कुछ है, इसका सिग्मा r1 से n तक कुछ ऐसा बनता। ठीक है। मतलब क्वेश्चन में सीधा ये पूछा है, बोला है ना कि हर साइकिल में डिटेक्ट किया n। मतलब ऐसा है, हमने n गोलियां चला दी किसी टारगेट पे, प्रोबेबिलिटी की गोली लग जाए, तो हमने टोटल ही चलाई ही है। सही बात। हम रुक नहीं रहे हैं कहीं। कहाँ लिखा है ऐसा कि रुकना है? चलो क्वेश्चन नंबर 6। चलो 7 चले 8th 9th 10th चले सारे चला 11th 12th चले 13th जेई का क्वेश्चन है वैसे भी शायद। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 चले 1 वाला एक बता दीजिए। 1 वाला मतलब वो लैंग्वेज पता that a book will be favorably reviewed by 3 independent critics, 5-2, तो 5/7, 4/7, 3/7 independent है ना, that the 3 reviews majority will be favorable, तो 3 में से all 3 favorable और 2 of 3 favorable,
ऑल 3 फेवरेबल तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसमें केस बनेंगे, समझ गए ना? ए बी बार सी, ए बार बी सी, ठीक है? हाँ। सेकंड वाला ड्यूरिंग अ पावर ब्लैकआउट 100% आर अरेस्टेड ऑन सस्पेक्ट ऑफ, अरे ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ. Each is given a polygraph test. From past experience that polygraph is 90% reliable. 98 when innocent. That 100% taken to only 12 were actually involved in wrongdoing. तो 12 हमारे innocent हैं, 88 guilty हैं. उल्टा है। उल्टा है। हाँ चलो, खुशी हुई सुन के, मैं सोचा दुनिया कितनी खराब हो गई। चलो अभी भी अच्छे लोग ज्यादा हैं। चलो तो 12 गिल्टी 88 इनोसेंट है ना, दैट अ गिवन सस्पेक्ट इज इनोसेंट। अब टेस्ट को तो करने वाले को तो पता है नहीं कि क्या था, तो अगर वो इनोसेंट है तो 12/100 इनटू कितनी रिलायबिलिटी है? इनोसेंट नहीं है, 12 गिल्टी है, गिल्टी वाले का 90% और 88/100 इनटू 2/100 तो ये है प्रोबेबिलिटी की पर्सन इज फाउंड गिल्टी। 12 वाले में शायद 98 आएगा, 12 into 100 into 98 रिलायबल है, वो गिल्टी प्रूफ रिलायबल बढ़िया है। 90 सही है ना? ये सही लिखा सही है ना? अब अगर पूछा होता टेस्ट की इफेक्टिवनेस क्या है, तो ये टेस्ट की इफेक्टिवनेस पूछी होती तो ऊपर क्या आता? जो सही में थे 90%। हाँ। और ये काफी बड़ा आ जाएगा, 90% से काफी बड़ा, 99 के आसपास पहुंच जाएगा कुछ। हाँ मैं इनोसेंट सस्पेक्ट्स का पूछा था, तो ऊपर वो 88/100 into 2/100 आएगा। एवरेज लेके कर सकते थे इसे क्या? दैट अ गिवन सस्पेक्ट इज इनोसेंट। हां टेस्ट जो पूछा है वो हम देख लेते हैं। If the probability that a given suspect is innocent, given that probability he is guilty, तो यहाँ ऊपर वो वाला आ जाएगा 88 और 2, ठीक है? और ये काफी कम वैल्यू आएगी, ठीक है? ये क्या निकाला आपने? ये चीज जो पूछा है वही निकाला है। ठीक, 8 से कट जाएगा। हाँ, वो तो मैं सब 88 90 सब काट दिए मैंने, तो है ना? 2/40 1/7 मैंने सब काट दिए। रफली अपन देख रहे थे तो 1/7 के करीबन आई। वैसे कहा जाए तो 2% आती, लेकिन आंसर आ रहा है 1/7%। समझ गए ना? यहां से देख के लग रहा है कि 2% गलत दे रहा है, लेकिन असली में गलती इसकी काफी कम है। ये तो कुछ और है ना, ये तो वो है ना सस्पेक्ट, इनोसेंट सस्पेक्ट को सिलेक्ट यही है। अरे मतलब उसने बता दिया तो मशीन कितनी गलत है। अच्छा ओके ओके। यहाँ से क्या लग रहा है कि मशीन 2% गलत है, हाँ। यहाँ से लग रहा है मशीन 10% गलत है, तो यहाँ से ये लगता है कि मशीन 10% से 2% के बीच में गलत है, जबकि असली में गलती निकाली तो मशीन की गलती रफली इतनी आई। समझ गए? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक है। तो बस एक 6 का आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, पॉइंट टू एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट पता नहीं कितना बड़ा 2 आ रहा है, 0.272 आ रहा था, 272 आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं था, 0.242 आ रहा था मेरा। क्वालिटी एग्जैक्ट आया था, 24 एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट फिर मुझे बता एग्जैक्ट आ रहा था। सर 3 डिजिट तो हो ही नहीं सकता ना, 2 का ही प्रोडक्ट हो रहा है डेफिनेटली। Given that party 1 is in the power, ये तो सीधा उसका है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जोड़ के लगाना है। हां बेस थ्योरम थोड़ी है। हां नहीं वो तो समझ आ गया। हाँ तो पार्टी 1 इज पावर के 2 केस बना लो, 3 केस जितने भी हैं लगा दो। समझ गए ना? पार्टी 1 इज ये मानना है कि 9 केस बन रहे थे। वैसे सोचा 112 132 and 122 denotes the probability that party J wins the general election contested when party I is in power, that the party 2 will be in power
after next two elections given that party one is, तो 1 पावर में है और 1 ही 1 पावर है और 2 जीत जाए। ठीक है, आ गया। अब अगले में 2 और 2 जीत जाए, 1 पावर में है और कोई और जीत जाए, 2 के अलावा 1 जीत जाए, है ना। अब 1 पावर में है और 2 जीत जाए, 3 पावर में है 2 जीत जाए। ठीक है, ये केस 1 है। ठीक, तो कर लो। 3 इलेक्शन करा देते हैं। पहले फेवरेबल दो ही- वाला नहीं था, मतलब बहुत सारे फेवरेबल। नेक्स्ट 2 इलेक्शंस, ये फर्स्ट इलेक्शन, ये सेकंड इलेक्शन। ये क्या किया, इनिशियली 1 इज इन पावर, ये 2 इज इन पावर, ये क्या है 1 इज इन पावर, ये क्या है 2, और 2 इज इन पावर तो हमने लिखा ही नहीं, एक केस छोड़ दिया शायद। सर वो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ही नहीं, कंडीशनल पावर में यहाँ पे कह दिया है कि 1 इज इन पावर के लिए सॉल्व करना, तो ठीक है। तो 1 पावर है, अगला या तो 1 जीतेगा या 2 जीतेगा या 3 जीतेगा, तीनों के केस लिख दिए हमने। इसी से फॉर्मूले बनेंगे। सही है, सही है। ठीक है। सर डेसिमल क्लास ऐसे 2 डिजिट आएंगे। हाँ ये कैसे? हाँ, कुछ और किया है बच्चों ने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी है। नहीं, वो 3 इलेक्शन करा दी थे गलती से। हाँ ओके, 3 करा दिए हमने, तब आ सकते हैं 3 डिजिट। मैंने गलती की है। चलो सर आप एक मिनट टेलीग्राम खोल लें। नहीं, एक कॉमन एक क्लास में क्या कौन, अब बताओ कौन कौन टेलीग्राम पे चिल्ला रहा था, जल्दी बताओ। सर देवांश जैन। और पे इसके पहले भी कोई चिल्ला रहा था, कौन था? कौन था रे बोल रहा था टेलीग्राम? हाँ देवांश जैन, बोलो क्या दिक्कत है? इसमें मैं पूछ रहा था कि इसमें जैसे टी टाइम में थीटा रोटेट कर गया था, हाँ तो कंस्टेंट ही होता r थीटा इक्वल टू vt। हाँ, अब इसमें डेरिवेटिव करता तो उसमें एक dr थीटा इनटू dr बाय dt का टर्म भी आता ना। हाँ तो आता ना। हाँ तो आपने वो सीधे वो लिख दिया था ना, लेकिन मैंने तो किस डेरिवेटिव किया, मैं इंटीग्रेशन किया, डेरिवेटिव किया ही नहीं था मैंने तो। r थीटा इक्वल टू v2 तो सही है ना, इसका अगला टर्म कहाँ लिखा हमने? नहीं, आपने लिखा था ना v नॉट इक्वल टू ओमेगा टी लिखा था ना। हमने तो इक्वल टू ओमेगा t प्लस dt के लिए हमने दोनों से जितनी रस्सी निकली उतनी यहाँ गिरी, तो v नॉट dt यहाँ गिरी, और इस इंटरवल के लिए रेडियस कांस्टेंट मान ली, तो उससे हमने निकाल लिया था कि कितना पार्ट आया, 2 पाई r dr। तो ओमेगा इंटू r उस समय की रेडियस। तो हम तो इंटीग्रेट करने वाले हैं ना, डिफरेंशिएट थोड़ी कर रहे हैं। तो मेरा कंस्टेंट तो अलग बन रहा है, लेकिन कंस्टेंट कौन सा है इसमें? मतलब v का जो रिलेशन बन रहा है वो अलग बन रहा है फिर तो। क्यों? हर इंस्टेंट पे ओमेगा r v नॉट के बराबर होगा, ये सच्चाई है। अब बताओ तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो लिखा है ना वो डेरिवेटिव से, उससे एक और टर्म आ रहा है। अब डेरिवेटिव क्यों कर रहे हो? डेरिवेटिव जब करने ही नहीं है ना, आगे पूछे ही नहीं एक्सीलरेशन वगैरह कुछ। नहीं एक बार आप वो देखिए तो इमेज पहली इमेज इसके। तो फंक्शन कैसे निकाला तुमने बाकी चीजों का? हाँ अब इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया था, तो v के में r ओमेगा थीटा इक्वल टू vt, r थीटा इक्वल टू vt, r d थीटा बाय dt इक्वल टू v। ये r थीटा इक्वल टू v तो गलत है ना, vt। वही क्यों गलत है? अरे यार कांस्टेंट है क्या? ओमेगा कांस्टेंट थोड़ी है जो तुम r, समझ गए ना? ओमेगा r के इंटीग्रेशन को तुमने r d थीटा लिख दिया, ये गलत है ना, r थीटा लिख दिया। लेकिन r d तो वो थीटा लिखा इक्वल था टू कि vt जितनी सही है। आर्क लेंथ खाली होगी उतनी vt से आगे डिस्टेंस से क्या होगा उधर लेकिन r वेरिएबल है ना, हाँ वो एक dt टाइम के r में बड़ा थीटा मल्टीप्लाई करना गलत है ना, ये चीज सही है, r d थीटा इक्वल टू vt। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि रेडियस अच्छा r अच्छा ओके, वेरिएबल। हर इंस्टेंट पे चेंज होगी। अच्छा ठीक है ये रेडियस ही वैल्यू करना। सर मेरी चैट इफेक्ट सर ये इसमें आप बोल रहे थे टेंशन इज मोर रोटेशन इफेक्ट, इसका समझ में नहीं मतलब। ये तुम कुछ तो भी पूछ रहे थे इसमें, और बहुत ही अजीब पूछ रहे थे तुम, जो भी है f की डायरेक्शन तो f, अरे ये है कि तुम ये बच्चा ये कह रहा था कि क्या हम इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं फ्रिक्शन किस तरफ होगा, तो आंसर है यस। कैसे? मैंने ये बता रखा है पहले कि अगर फोर्स यहां से x पे लग रहा है, इसका ट्रांसलेशन आएगा f/m,
रोटेशन आएगा एफ एक्स बाय आई, और अल्फा में आर मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ एक्स बाय आई इंटू आर, ये आएगा। अब इनमें कौन बड़ा है वो जीतेगा। तो अगर ये डिस्क होती और हमने आर बाय 2 पे लगा दिया होता तो कट जाते, तो ए और अल्फा आर बराबर आता, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इससे ऊपर लगा दिया तो रोटेशन का इफेक्ट ज्यादा आएगा, रोटेशन मोर, ट्रांसलेशन तो सेम ही है। यहां लगाया होता तो रोटेशन लेस, तो ये इस वाले में रोटेट लेस कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन इधर आएगा, येलो वाले में फ्रिक्शन इधर आएगा। समझ गए, क्योंकि टॉप पॉइंट पे लग रहा था इसलिए हमें सीधे पता था कि फ्रिक्शन इधर आएगा। ठीक, फ्रिक्शन 0 एज्यूम करके और अल्फा निकाल लिए और उससे चेक कर लिया। और बोलो कौन कह रहा था, पता नहीं कोई कह रहा था। सर एक सिंपल रोलिंग एक मेंटेन रोलिंग होती है, तो सिंपल रोलिंग की क्वेश्चन कब सामने आए? अरे सिंपल रोलिंग ये है, एक बार रोलिंग हो गई बस खत्म काम। मेंटेन रोलिंग में ये होता है कि ए और अल्फा भी बराबर होते हैं। अरे ये है अगर एक्सीलरेशन है ही नहीं, हाँ, तो अगर हमने वेलोसिटी v दी तो फाइनली कभी ये v और v बाय r बना लेंगे और ये कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर इसमें कोई फोर्स भी लग रहा होता, हाँ, तो पहले फ्रिक्शन ये होता, तो पहले ये v और v बाय r आएगा, हाँ, फोर्स अब भी लग रहा है, और अब यहाँ फ्रिक्शन अब भी लगेगा, यहाँ बस स्टैटिक होगा, यहां तक काइनेटिक था। बड़ा आसान सा एग्जांपल है इसका, यहां से गिराओ इसको ओमेगा नॉट देके, तो फाइनली ये v और v बाय r करेंगे। जी सर, करेंगे। अब ये v और v बाय r डायरेक्ट नहीं मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेविटी है। तो ये आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, दो इक्वेशन बना के। और सॉल्व कैसा होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक है तो v इक्वल टू 0 प्लस म्यू जी, सॉरी g साइन थीटा माइनस म्यू थीटा टी, झेला सही बात। और v बाय r इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस फ्रिक्शन नहीं प्लस मदद, इसको भी मदद कर रहा है शायद फ्रिक्शन, है ना। सही बात। तो फ्रिक्शन आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा बाय इनटू r बाय i t। कंपेयर किया तो v की वैल्यू मिल गई, लेकिन क्या इसके बाद फ्रिक्शन 0 हो जाएगा? नहीं, वो तो तब भी ऊपर लगता रहेगा। अब क्योंकि ये वेलोसिटी तो अब भी बदल रही है, हाँ, लेकिन अब ये मेंटेन रहेगा, और मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन को जिंदा रहना पड़ेगा। और ये mg sin थीटा है, और ये फ्रिक्शन स्टैटिक आएगा, और इसका एक्सीलरेशन आएगा वही g sin थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। याद आ गया? लेकिन इस दौरान फ्रिक्शन मैक्सिमम है, समझ गए? म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, तो जब स्टैटिक आता है उसे मेंटेन रोलिंग कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं है तो नाम है, नाम अंग्रेजी है यार, कुछ भी कह दो तुम। लेकिन अगर ये इस ग्राउंड पे होता, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, तो एक बार आपका ओमेगा नॉट से v और v बाय r बनते, इसके बाद फ्रिक्शन 0, फ्रिक्शन। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो फ्रिक्शन लगना अब भी चालू है इंक्लाइन प्लेन में। वैसे वो जो वैसे उसमें फ्रिक्शन जी sin थीटा को सपोर्ट नहीं करता, मतलब ओमेगा नॉट ऐसा था तो नीचे की तरफ लगना चाहिए था ना फ्रिक्शन। वो तुम बदल लेना, सही कह रहे हो। ओमेगा नॉट मैंने ऐसे लिख रखा था ना, हाँ, फ्रिक्शन इधर आएगा, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चे, है ना। तो वहां प्लस आ जाएगा, बस साइन बदल जाएगा, लेकिन इसके बाद फ्रिक्शन पीछे ही रहेगा। जब रोलिंग हो जाएगी बिल्कुल सही कह रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ दिक्कत यह है कि आप गलत डायरेक्शन ले लो तो गलत ही आंसर आएगा, अपने आप ठीक नहीं हो जाएगा। चलो, और कोई कुछ कह रहा है? सर मेरा देखिए उदय। म्यूदय, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है यार। सही है सर, इसमें पता नहीं उन्होंने सॉल्यूशन में क्वेश्चन करवाते हो यार बहुत मुझसे, पता है। हाँ बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने ये सॉल्व किया इसमें सर सॉलिड एंगल मैंने तो निकालने के लिए थीटा सोर्स पे माना था कोण का। क्वेश्चन क्या है? यही
A glass sphere mu 3/5 with inbuilt point source P kept at this the sol P inside the, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, इसकी लाइट बाहर निकल रही है, तो इससे कहां से बाहर निकलेगी? तो यहां से लाइट ऐसी आएगी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगी, ये इधर आएगा। तो एक किसी एंगल पे बाहर निकलना बंद हो जाएगी, ये लाइट सीधे निकल जाएगी, ये लाइट ऐसे निकलेगी शायद, है ना? ये लाइट कैसे निकलेगी? ऐसे, मैंने डायरेक्शन गलत ली, इस तरफ, ये भी शायद निकलेगी और एक टच करते हुए जाएगी। तो बस वही बना है, ये रे सीधी निकल जाएगी, ये रे मुड़ेगी ऐसे, है ना? और ये रे नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही मुड़ गई तो ये 90 हो गया, ये कुछ आर है, ये 0 था। आ गया समझ में? तो ये एंगल, सॉलिड एंगल निकालने के लिए अपन थीटा कौन सा यूज करेंगे? ये क्रिटिकल एंगल लिया, हाँ, थीटा सॉलिड एंगल के लिए तो ये वाला यूज करेंगे, ये, और ये 2c होगा। सोर्स वाला क्यों नहीं सर? अरे यार अब है ही फॉर्मूला, ये तो हम क्या करें? क्यों सर, सोर्स वैसे भी तो कौन बनना है? किसमें? हाँ, तो इस सॉलिड एंगल के लिए 2π1 - cos थीटा, वो सॉलिड एंगल। बच्चा ये कह रहा है कि यहां से एक अल्फा लिया, एक बार यहां से बीटा लिया, तो ये सॉलिड एंगल तो डिफरेंट है ना दोनों के। अल्फा का सॉलिड एंगल कुछ और है, इतना बड़ा एंगल है, बीटा का सॉलिड एंगल छोटा है, तो है ना अलग अलग। लेकिन मुद्दा सॉलिड एंगल का नहीं है, मुद्दा ये है कि सॉलिड एंगल के साथ एरिया लीनियरली वेरी किसमें कर रहा है? ऊपर वाले, वो सेंटर स्फीयर में सेंटर के रिस्पेक्ट में सॉलिड एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, अब ठीक है सर, अब ठीक है, क्योंकि इस कर्वेचर का सेंटर ये नहीं था। ये ठीक, ये बात वही हो गई कि ये आर्क है, हमने कहीं पे भी ज्वाइन कर दिया, हमने कहा ये थीटा है, तो इसको हमने कहा आर डी थीटा, है ना? अब इसी की जगह आप ये कहते कि मैं थीटा ये ले लूं और ये आर ले लूं, तो क्या अब आर डी थीटा इसको भी कह सकता हूं? तो आर डी थीटा कब सही है? जब सेंटर से मेजर किया जाए, उस आर्क के सेंटर से मेजर होना चाहिए। तो सर स्पून को कंप्लीट करते तो ये स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, स्मॉल में फर्क नहीं पड़ेगा, जब लार्ज होगा तब एरर आएगी, तब समझ में आएगी, दिखने लगेगी कि एरर आ गई है। चलो एनीवे खत्म करें इसको। और कोई? सर एक ग्रुप पे भेजा था कभी। कौन? ग्रुप पे भेजा है, ग्रुप। ये सर इसका, हाँ इसका ये आपने बताया था, लेकिन इसमें मेरे को एक चेन्नई और दिल्ली में डाउट था, इसमें के कैप में भी एक्सेलरेशन दिया ना? ये मैं बता तो चुका हूँ एक बार, वेलोसिटी यहाँ बराबर है ए और बी की, हाँ। तो एक्सीलरेशन से चेक होगा। हाँ, तो फ्रिक्शन कम पड़ जाता है, ये आपने वो सर इसमें फिर सूडो लगेगा ना, मतलब जी इफेक्टिव लेंगे ना? हाँ, जी इफेक्टिव। और जी इसका के कैप कहाँ है? नीचे? हाँ। नीचे है ना एक्सीलरेशन। माइनस सूडो लग जी जाएगा, की वैल्यू बदल जाएगी हमारी, जी इफेक्टिव, जी की वैल्यू g - a हो जाएगी। ये 6 है तो 4 मीटर स्क्वायर बनेगी, तो फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा, तो स्लिपिंग होगी। हाँ, तो क्या दिक्कत है? ओके, वो आंसर गलत दिया, आंसर में कोई गड़बड़ लग रही थी। नहीं, फ्रिक्शन, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है फ्रिक्शन m × 8, अवेलेबल फ्रिक्शन है m × 4, मतलब रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी आ गई, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। और मैक्सिमम कितना है? m × 4, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन। सर तो इसका आंसर s थोड़ी आएगा, तो 6 के कैप के अपोजिट आ जाएगा ना, तो ए एक्सीलरेशन बराबर नहीं निकले ना। हाँ, तो इसका आंसर S नहीं है, इसका आंसर एस नहीं है, नहीं होना चाहिए, गलत ही है ना? हाँ, ओके, वही
सर आपने मेरे साथ यूनिट प्लेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 5 हाँ द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट प्लेस इज 5 हाँ सर वो समझ यूनिट नहीं प्लेस बता नहीं, दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स था शायद। हाँ वैसे प्रोडक्ट ऑफ फर्क नहीं पड़ नंबर्स रहा है, का यूनिट वैसे प्लेस फर्क नहीं 5 पड़ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 5 इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 5। ये समझ गए ना, दोनों चीजें सेम है। हाँ सर ये तो सही है सर। उसमें वो लिखा था यूनिट प्लेस इज देयर प्रोडक्ट इज 5। तो यूनिट प्लेस एट द यूनिट सर यूनिट प्लेस इन और सेकंड इन पार्ट देयर में, सेकंड पार्ट में हाँ सेकंड पार्ट हाँ यूनिट प्लेस इज 5 है ना, इन देयर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट यूनिट प्लेस। हाँ सर ये कैसे निकाला था ये नहीं आया। बताया था ना, बोथ ऑड एंड एटलीस्ट वन 5 मल्टीपल ऑफ 5। सर तो जैसे 5n+1 5n+2 लिखेंगे सर तो अपन को पता कैसे चल भैया कौन सा ऑड है सर। तो तो नहीं कर रहे हैं ना हम, 5n+1 वैसे कर ही नहीं रहे ना, 5n+1 से कहाँ कर रहे हैं सर। तो अच्छा हम तो दोनों ऑड है और एक 5 का मल्टीपल है, कम से कम एक 5 का मल्टीपल है। तो या तो आप समझो बोथ मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑड, 1 मल्टीपल ऑफ 5 एंड अदर इज ऑड नॉट मल्टीपल ऑफ 5 है ना, बट बोथ ऑड। बट ऑड तो ना ठीक है, तो ऐसे करते, या मैंने सीधे ऐसे किया था, बोथ ऑड का आया था कितना 5/10 5/10। इसमें से जब हमने गलत वाले ले लिए होंगे वो हटा दो। अच्छा सर आपने बोथ और 1 से लेके 10 वाले मान लिया आपने। हाँ वो तो मानेंगे ना, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है। यस सर हाँ समझ गया। वो आया। मजे करो सर एक चीज पूछनी थी बस। टेस्ट कर ले बोलो। सर जो उदय ने भेजा था क्वेश्चन उसमें एक और था ना ऊपर, वो भी बता दीजिए। किसने भेजा था? नाम बोलो, ऐसे नहीं सर मैंने उदय म्यूडे हाँ म्यूडे ने ये भेजा था, ये किसी और ने भी भेजा था। नहीं इससे पहले वाला पूछ रहा है वो विश्वास, ऊपर वो वाला मेरा भी डाउट था। कौन सा? ये ऊपर वाला? ऊपर ये क्या है? ये तो मैंने ये तो सॉल्व किया था ना यार। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन बताओ, ये कैसे पता चलेगा ये क्या है? ये नीचे वाले का है, वो मैं पूछने वाला था। ये पूछ रहा है विश्वास जो स्प्रिंग वाला है। हाँ ये कितना बड़ा है यार, पढ़ने में बहुत टाइम जाता है यार, ये पढ़ो फिर करो। ये वाला ये पूछ रहा है विश्वास। इसमें कुछ अपना सॉल्यूशन दिया करो यार, ऐसे तो पूरा पढ़ेंगे करेंगे, हमारे 10 मिनट इसी में चले जाएंगे। वो क्या हो रहा है, पास में आ रहा है तो फिर से कोलिजन टाइप हो रहा है। इसमें बस ए को वेलोसिटी दे दी है, तो फिर ये बताना है फिर ए रुक गया, ऐसा उन्होंने बोला है। जब वो वापस आ रहा था ना, उस ए को वेलोसिटी देंगे तो पूरा सिस्टम मूव करेगा आगे की तरफ। बीच में ये केस आएगा, फ्रिक्शन तो नहीं है ना कहीं? है नीचे फ्रिक्शन है, बीच में है, कहाँ? इन दोनों के बीच में है, बस ब्लॉक और वेज के बीच में बस। तो फाइनली कॉमन वेलोसिटी इसमें ये पूछा है कि जैसे अभी ये वापस नहीं आ पाया, ऐसा बोला उन्होंने कि लेफ्ट में वो जा नहीं पाया और उससे पहले ही रुक गया वो फ्रिक्शन की वजह से, ऊपर वाला ब्लॉक। तो उस केस में V0 की वैल्यू बतानी है। हाँ कि कितनी वेलोसिटी दें कि ये वापस ना और बीच में रुक जाए। हाँ वो लेफ्ट ना जा पाए। ठीक है ठीक है, इसकी वेलोसिटी V0 है। हाँ 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 बस फिर रुक गया तो दोनों की वेलोसिटी बराबर है। हाँ 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 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक इक्वेशन। हाँ दूसरा, हमारे पास फ्रिक्शन की इंफॉर्मेशन है कि वापस जब आना चाह रहा था, है ना? हाँ तो इस पे kx ही फ्रिक्शन है, क्योंकि अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है तो स्यूडो नहीं आएगा। वापस आने तो ये है कि मीन पोजीशन पे टेंशन 0 नहीं हो जाएगा उसका स्प्रिंग नहीं का? नहीं नहीं, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन रहेगा। अच्छा फ्रिक्शन इसके म्यू mg को बैलेंस कर रहा होगा, ये दूसरी इक्वेशन। अब वर्क एनर्जी अच्छा ऐसा हो रहा था। अच्छा ठीक है सर, फिर तो हो जाएगा। हाँ ये वो म्यू वाला वो नहीं वर्क लगा एनर्जी सकते थ्योरम, मतलब एग्जैक्टली कहा जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि फ्रिक्शन वर्क करेगा बीच में, है ना? लेकिन v की वैल्यू तो आएगी V0 की टर्म में। हाँ अब ये एक मिनट, स्प्रिंग का वर्क तो देखें कैसे निकालेंगे। तो μmgx और हाफ के एक्स स्क्वायर को ये जो एनर्जी लॉस होगी उसके बराबर कर देंगे। लेकिन वो x किसके रिस्पेक्ट में है, थोड़ा ये देखना पड़ेगा ना। x1 और x2 आएंगे ना, ये kx तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना।
मतलब अगर नेचुरल लेंथ है हाँ ना। तो वो मतलब स्प्रिंग भी तो उसी ब्लॉक से ही अटैच्ड है ना, तो वो दोनों बराबर नहीं है। वो जितनी दबेगी उतनी ही तो वो इसके रिस्पेक्ट में स्लिप हुआ होगा। हाँ तो वो रिलेटिव का करेंगे क्या, ये कह रहे हो ना कि हमने ये किया हाँ म्यू ये एम जी मतलब एक्स। हाँ तो अगर ये एक्स शिफ्ट हुआ इसके रिस्पेक्ट में, ये x1 शिफ्ट हुआ, ये x2 है, और ये फ्रिक्शन x हाँ तो है ना। फ्रिक्शन का हाँ तो फ्रिक्शन का वर्क लिखने के लिए तो अपन सीधे x2 माइनस x1 कर लेते हैं ना। हाँ तो उससे आंसर आएगा, वो मुझे चेक करना है। इसका सिर्फ फ्रिक्शन का कांस्टेंट फोर्स मान के इसमें वो नहीं लगा सकते, वो रिड्यूस्ड मास? मतलब फ्रिक्शन को कांस्टेंट फोर्स मान के रिड्यूस मास कर सकते हैं। हाँ वो कह रहे हो ना, हाँ उससे आंसर आ जाएगा सर। ये ऐसे क्योंकि इसको उठा के इधर रख दिया हाँ बिल्कुल, और फ्रिक्शन को कांस्टेंट फोर्स इधर ले लिया हमने, फ्रिक्शन को इधर ले लिया म्यू एम जी। हाँ इस क्वेश्चन को हम रीडिजाइन कर सकते हैं ऐसे, लेकिन सेंटर मास के फ्रेम में ही सॉल्व करना पड़ेगा, बात वही है। या हाँ सेंटर मास के फ्रेम में, या हम देखते हैं एक मिनट, के एक्स की वैल्यू म्यू एम जी आ गई, ठीक है फाइनली इक्विलिब्रियम जब आए तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू म्यू एम जी बाय की है। और स्प्रिंग का वर्क डन निकल गया, और फ्रिक्शन का वर्क कितना आएगा एक्चुअली, म्यू एम जी। सही है, फ्रिक्शन का भी तो यही आएगा। हाँ वही कह रहा था, वही तो x2 माइनस x1 ही आएगा। तो इसको बस वो हाफ m1 1 बाय m2 स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर है, 1 बाय फ्रिक्शन ये, तो ये भी हमें म्यू एम जी x2 माइनस x1 मिला, और ये x2 माइनस x1 ही x है। Hence proof? इसको बस वो हाफ रिड्यूस्ड मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। ये भी म्यू एम जी एक्स ही है एक्चुअली, और x की वैल्यू ये वाली है। सही है, x2 माइनस x1, ये म्यू एम जी x2 माइनस x1, ये क्या बोला था आपने कि डायरेक्ट ही लिख सकते हैं वर्क डन ऐसे? पता नहीं क्या कह रहे हो, ये इक्वेशन बनेगी। अब बताओ क्या कह रहे हो। ये फ्रिक्शन का वर्क डन म्यू एम जी x2 माइनस x1, और ये मतलब इतना लिख कॉमन सकते हैं ना म्यू एम जी, एक इस पे इधर है, एक इस पे इधर है, तो इस पे फ्रिक्शन इधर था, इस पे फ्रिक्शन इधर था, तो इस फ्रिक्शन ने डिस्प्लेसमेंट x1 लिया, हाँ ऊपर वाले ने x2 लिया, हाँ तो म्यू एम जी x2 नेगेटिव है, म्यू एम जी x1 पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, तो म्यू एम जी x2 माइनस x1 का नेगेटिव है, और यही स्प्रिंग का कंप्रेशन है। हाँ सही है। अच्छा आगे ठीक है। हाँ ये जुगाड़ थी क्वेश्चन। मेरा डाउट सही। उसमें क्या गलती थी जो मैं कह रहा था रिड्यूस मास मानने में? मान लो ना इस पार्ट के लिए, अरे इसका आंसर कहाँ याद है यार, तुम्हें याद है इसका आंसर की m1 और m2 रहते हैं और फोर्स हम लगाते हैं, तो उसका आंसर क्या है? सॉरी फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। उसके आंसर नहीं याद है ना कि क्या आता है? नहीं वो मैंने ऐसा मान लिया कि वो फोर्स अलग से लगा दिया ना, ठीक है। चल सर मेरा, अरे खत्म करो, कोर किसका है? सर मेरा दिपेश सर। इसमें क्या दिक्कत है, ये तो जेई का है, जेई का तो डिस्कस हो ही गया होगा यार कभी ना कभी। इसका 2020 अभी डिस्कस नहीं हुआ, पेपर ही नहीं किया। पेपर ही नहीं हुआ अभी। दिया नहीं है बता दो। 2020 मैंने नहीं दिया अभी पेपर तुम लोगों को। नहीं अभी बाद में करेंगे। नहीं बताऊंगा, बंद कर दो अभी, बाद में बंद कर दिया, बंद कर दिया। सर मैंने जो भेजा है उसको देख लेना एक बार, सर सॉल्यूशन भेजा मैंने को डिफाइन करो। उदय, ये तुम्हारी आवाज हर बार बदल जा रही है। नहीं आवाज तो सेम ही है। नहीं अभी तुम्हारी तरफ से कोई और बोल रहा था जब मैं दिखा रहा था। कौन सा? ये जो लास्ट में, हाँ यही। इसका सॉल्यूशन ऊपर भेजा है लेकिन वो आंसर मैच नहीं कर रहा, एक मैच कर गया सेकंड का। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा कौन भेजता है रे? इस क्वेश्चन में से अगर थीटा का इंडिपेंडेंट आंसर होगा टू बॉल्स ईच ऑफ मास m, पता नहीं क्या लिखा है, are connected by a light L shaped as shown in figure. An identical ball moving with velocity v0 collides elastically with one of the L shaped assembly. ठीक है, calculate the velocity of a striking part after collision.
तो क्या किया था, क्वेश्चन ऐसा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सीधे ऐसे रॉड मान लो, क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन? हाँ यही माना था। बिल्कुल सही है, इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि कंस्टेंट तो वही बना रहेगा हमारा, यही माना? यस सर। हाँ, इसके बाद का सैंपल से किया? हाँ। फिर तो आंसर आना चाहिए यार, जे लगा के किया ना, तब तो गलत होने के चांस ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर ली, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर ली। हाँ हाँ। परपेंडिकुलर ऐसी तो नहीं ले ली? नहीं नहीं। वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक कोलिजन है, क्या है? इलास्टिकली। तो अप्रोच ये v नॉट से अगर इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो v नॉट इक्वल टू कंस्ट्रेंट v, क्या बनाया कंस्ट्रेंट? v डैश माइनस ओमेगा एल बाय 2 का कॉस थीटा साइन थीटा जो भी है माइनस v, यही किया? हाँ सर। पक्का? हाँ ऊपर है सॉल्यूशन। तब तो सही है, सब सही है, फिर आएगा। हाँ तो ये v नॉट, ये एक है वो बस इंडिविजुअल इंपल्स की क्वेश्चन। अब तुम्हारे कैलकुलेशन थोड़ी मैं ढूंढ पाऊंगा यार, लिखते भी तो इतना खतरनाक हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ये मैंने देखा था, मुझे समझ ही नहीं आया था लिखा क्या है। देखो कैसे समझ में आएगा क्या लिखा है। अरे रोटेट भी कर लिया था, फिर नहीं आया था समझ। ठीक है सर, फिर मैं देख लूंगा एक और बार। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, फिर भी ना आए तो मुझे देख लो, तुम बोल दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुमने सही लगाया अगर इम्पल्स से सॉल्व किया है तो। और मैं सलाह दूंगा इसको मत देखना, खुद से करना, क्योंकि वो गलती तुम्हें मिलेगी नहीं अगर तुम इसी को देखोगे तो। ओके सर। है ना, थोड़ा साफ पेज पे करना। और अच्छा है ना कि अप्रोच तो सही लगाइए। चलो हो गए अब सब। सर शेड्यूल है, बीच में मेंस भी पड़ेगा तो कुछ चेंज होंगे क्या? क्या शेड्यूल में? 2-3 दिन ज्यादा तो नहीं, 1-2 दिन का चेंज होगा, आगे शिफ्ट कर देंगे उसको। पहले को दे दो ना ज्यादा। 2 दिन दे देना सर। टर्न पे क्या करना है? कब? अगले टर्न। अगले टर्न पे? अच्छा सर सर ये मैंने एक और क्वेश्चन भेजा है सर। अब तुम उधर मत करो, चल। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से साथ ही और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं ये वैसे भी कंबाइन करने वाला था। वैसे पीएनसी दे रहा था ना लास्ट। हां उसमें हिस्ट्री रहेगी। और मैथ्स में पीएनसी कर लो। पीएनसी 2 तो नहीं है, एक ही है। नहीं 2 शीट्स है और 2 सेंटर शीट भी दी है सर। हां 2 अलग से भी दे रहे हैं। शीट ही तो है वो तो। टोटल 3 है पीएनसी में। तो पहले इस शीट को कर लो, ये रिवीजन, ये जीआर वाली रिवीजन से कर लो पहले। जीआर वाली में तो बायनोमियल थ्योरम पीएनसी मिक्स है, तो 2 शीट चलेगा और हो गई। तो कर लो, 2 क्या छोटी छोटी हैं वो तो, एक घंटे की हो गई थी वो तो। तो ये अगली क्लास में ये होगा, है ना। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक है, शीट 2 है। एक ही है, दोनों में ही है, दोनों एक ही। तो ये 2 करके लाना है ना। क्या अब बताओ कौन क्या बोल रहा है? एक और कोई बच्चा बोल रहा था, खत्म करो फिर लास्ट। ये सामने ही मैंने एक और भेजा है सर। तुम्हारे खत्म नहीं हो रहे क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन कहाँ है इसका? ऐसे ऊपर ऊपर। जस्ट आफ्टर द वेलोसिटी इज गिवन। तो अभी क्या फायदा होगा, किसी बच्चे को पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या है। आप ग्रुप पे भेज दिया करो। हाँ ये ग्रुप में भेज देना। आप ऐसा लग रहा है आपने करवाया है, मतलब ऐसा कंसेप्ट से बता रखा है। लेकिन क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के। नहीं आपने ऐसे क्लास में ही करवाया एक्चुअली, कि ये जब नीचे भी जा रहा है और सामने भी जाए तो सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। हाँ उसके रिस्पेक्ट में। हाँ भाई उसके रिस्पेक्ट में, हिंज के रिस्पेक्ट में। चलो एक बार करना, जिसका आ जाए तो भेज देना, फिर भी नहीं है तो मैं बताइए। सर मेरा ये डाउट देख लेना, मैंने जो लिखा है उधर मैंने मतलब टेंशन निकालने के लिए पीके फ्रेम में सॉल्व किया था, फिर ग्राउंड फ्रेम में, के फ्रेम में नहीं, इस मास के फ्रेम नहीं, पीके फ्रेम में जो इस पॉइंट के फ्रेम में तो सही है। हाँ इस पॉइंट वो सेकंड इक्वेशन t माइनस m2g = mv0/l। स्यूडो कहाँ है? स्यूडो कहाँ गया? एक में सर स्यूडो क्यों आएगा? दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही तो होगा, तो अगर स्यूडो लेंगे तो स्यूडो तो फिर भी आएगा ना यार। स्यूडो तो अलग चीज है ना, एक्सक्लेशन अलग चीज है।
मैं ये कह रहा हूँ पॉइंट पी का जो एक्सीलरेशन होगा और m2 का जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा। इसीलिए इसका हमने एक्सीलरेशन नहीं लिया, लेकिन स्यूडो तो लोगे। ऐसा नहीं हुआ कि सर दोनों का एक्सीलरेशन अरे सेम यार है क्या तो उसके आदमी फ्रेम में है रे। देखेंगे तो जीरो ही दिखेगा। दुष्ट दुष्ट दुष्ट, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। ये ए और ए है ना। हाँ। अब मैं इसके फ्रेम में बी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम्म, तो मुझे बी रेस पे दिखेगा। हाँ। मैं इन पे लगा रहा हूँ एफ, है ना। तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम ये दिखेगा, इसको रेस पे दिखेगा ये। तो हाँ न्यूटन ठीक तो है, गलत फोर्स नहीं चेंज नहीं दिखेगा। होगा, लेना पड़ेगा। स्यूडो लेना और एक्सीलरेशन रिलेटिव लेना अलग अलग चीजें हैं। स्यूडो करेक्शन फैक्टर है और एक्सीलरेशन रिलेटिव लेना सच्चाई है। ओके ठीक। सर एसएचएम में जब वो सर वो ऐसा प्रिसीजन वाला पार्ट एडवांस के सिलेबस में इम्पोर्टेंट है क्या? कैसा प्रिसीजन? वो लट्टू वाला आपने जब भेजी थी वो वीडियो भेजी थी। तो मैंने पढ़ाया तो था यार। नहीं पढ़ाया था उसे और ज्यादा मैं पागल हूँ जो मैंने ऐसे ही पढ़ाया था। नहीं एडवांस अरे लिखा वो हुआ देख था लिया सर, मैं एडवांस वाली। मैं वही पूछ रहा था, वीडियो इम्पोर्टेंट देखना है देखना। अरे एक बार देख तो लिया, कितनी बार देखोगे? वो बता दीजिए कि एसएचएम में से जब कांस्टेंट फोर्स होगा तो मेन पोजीशन पे हम रिप्लेस कर देते हैं इक्विवेलेंट से, वो इसमें क्या प्रिकॉशन देना पड़ता है? क्या कह रहे हो? वो क्वेश्चन मतलब आपने वो भेजा कब एप्लीकेबल? कांस्टेंट फोर्स लग रहा है हमेशा। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो मीन पोजीशन से सिर्फ कांस्टेंट फोर्स है। मतलब अगर एसएचएम का फोर्स लीनियर है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा एक्स टाइप का है तो हम ऐसा कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन वगैरह सब सही आएगा। हाँ एक्सेलरेशन वगैरह सही आएंगे, बशर्ते तुम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लो। हाँ है ना। वर्क पावर और नेचुरल। तो उसमें जो एम ओमेगा स्क्वायर फोर्स आता है नेट, वो नेट फोर्स आता है ना हमारा, मतलब नेट वो फोर्स, नेट कांस्टेंट फोर्स को भी इंक्लूड करके। हाँ नेट फोर्स आएगा, बिल्कुल बिल्कुल नेट फोर्स आएगा, कांस्टेंट को भी काउंट करके। ये वर्क पावर हम नेचुरल से लगाए ना इस वाले में, स्प्रिंग वाले। अगर वर्क पावर एनर्जी पूछा है तो नेचुरल लेंथ से सॉल्व करोगे, वर्क पावर एनर्जी से। एसएचएम से कर रहे हो तो मीन पोजीशन से सॉल्व करोगे। हाँ